So children, let's continue. Very less is being left out. पुराना तो आपको सब आता ही है. रिविजन में सारी चीजों को एक बार फिर से कवर करेंगे हम. The first chapter, Indian economy on the eve of independence, was done. 5-year plans भी कर चुके हैं. Features, policies and problems related to agriculture have been done. Strategy of growth भी कर चुके हैं. India's foreign trade हो गया. New economic policy, liberalization, privatization, globalization we did. Poverty not a part of syllabus. Then we did China, India, Pakistan का experience. Environment हो गया था. Infrastructure again syllabus से गायब है. Employment के साथ हमने unemployment पढ़ा जरूर था, but unemployment is not a part of your syllabus basically. तो इसलिए इसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. समझ में आ गई बात? चिल्ड्रन, बात समझ में आ गई? चलिए. So next we have what is called as human capital formation and rural development. नजर आ रहा है सबको? So let's start children. What is called as human capital formation. तो I hope everybody has the copy जहाँ पे आप कुछ लिखते हैं, जब मैं कुछ लिखवाता हूँ. नोट्स तो खैर सबके पास होंगे ही. तो अपनी क्लास बुक कॉपी में आईडी की हेडिंग डाल लीजिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कैपिटल क्या होता है. आई रिपीट चिल्ड्रन. तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज मीनिंग ऑफ कैपिटल. बी क्विक टू दिस. तो बच्चों, मीनिंग ऑफ कैपिटल बहुत सिंपल है. इट रेफर्स टू द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज available for the purpose of generating gains. So basically ये सिंपल सी कैपिटल की डेफिनेशन है जो आपने कई बार पढ़ी होगी, बहुत जगह पढ़ी होगी चिल्ड्रन. तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज कैपिटल चिल्ड्रन. कॉमर्स की डेफिनेशन लें तो एनी कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर इनटू हिज बिजनेस इज नोन एज व्हाट? कैपिटल. बट वो कैपिटल की डेफिनेशन बड़ी ही सो कॉल्ड सूक्ष्म है, नैरो है. ये कैपिटल की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है. अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? चलिए, मूविंग अहेड चिल्ड्रन. पुट द हेडिंग टाइटल्ड एज टाइप्स ऑफ कैपिटल. सो वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन फिजिकल कैपिटल, and second is called as human capital. अब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे? द अमाउंट ऑफ लैंड दैट वी हैव इज फिजिकल कैपिटल चिल्ड्रन. द मशीन्स दैट आर बीइंग इंस्टॉल्ड इनसाइड द फैक्ट्री is again called as a physical capital. If you have a car which is used for transporting people from one place to another, it is also called as physical capital. If you own an office in which you have installed computers, that is also called as physical capital. तो सर ये human capital क्या होता है? The people, the resources who possess some skill. I repeat children, who possess some skill, that is called as human capital. खोपड़े में बात गई. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे और ले लेंगे. Suppose there was a person known as Mr. X who completed class 12th education from a particular school. If he or she wishes to have a job, इसे मैक्सिमम रेम्यूनरेशन शायद 10,000 रुपीज पर मंथ से ऊपर का नहीं मिलेगा. बट अगर मिस्टर एक्स थोड़ा सा बीटेक जैसा कुछ कर लें, थोड़ा सा एमबीए जैसा कुछ कर लें, थोड़ा सा एमबीबीएस जैसा कुछ कर लें, थोड़ा सा सीए जैसा कुछ कर लें, एलएलबी जैसा कुछ कर लें, कंपनी सेक्रेटरीशिप कर लें, लेट अस से बीबीए एंड एमबीए का कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर लिया, बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया, विल ही बी पेड द सेम अमाउंट स्टिल चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल. अब इसकी सैलरी बढ़ के हो सकता है 2 लाख रुपए महीना हो जाए, हो सकता है 2 करोड़ रुपए महीना हो जाए, कुछ भी हो सकता है. सो दिस एनहांसमेंट इज ड्यू टू नॉट बिकॉज ऑफ हिज एज. उम्र तो भाई बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बढ़ना ही बढ़ना है. नॉट बिकॉज ऑफ हिज हाइट, नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल फैक्टर्स कि भाई पहले हाथ 3 इंच का था अब 12 इंच का हो गया, पहले कान छोटे थे अब बड़े हो गए. तो ये नहीं होता ह्यूमन कैपिटल. गॉट इट क्लियर? जो स्किल गेन करेगा बाय हैविंग गुड अमाउंट ऑफ एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट?
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ गया? तो आप छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, addition of skills which enhances the earning capabilities of a human being is known as human capital. So prior COVID, none of the teachers knew how to teach online classes. उसके बाद लगभग 90% तो सीख ही गए, 5-10% सुपर प्रोफेशनल बन गए। काफी टीचर्स क्या सारे के सारे यूट्यूबर्स बन चुके हैं, जितने लोग दुनिया में सब यूट्यूबर बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। गॉट इट क्लियर? लाइव चैनल पे आ जाइए, कुछ भी पटर पटर कर दीजिए, यू विल बिकम अ यूट्यूबर। अगेन आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी इससे एनहांस हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ गया? तो अगर आपके पास अभी तक 10th की मार्कशीट थी, अब 12th की मार्कशीट मिल गई, तो 12th की मार्कशीट रिप्रेजेंट करती है आपके ह्यूमन कैपिटल को। जितनी आपने पढ़ाई की उससे आप जिस प्रोसेस से जुड़े रहे, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली। तो ह्यूमन कैपिटल इज अ नाउन बेसिकली चिल्ड्रन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इट इज अ वर्ब एज सच। सो अ स्टूडेंट इज अ बीटेक पास आउट, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, थोड़ा सा और पढ़ लेगा, एमटेक कर लेगा, उसके बाद पीएचडी कर लेगा तो 5 लाख की सैलरी हो जाएगी। So doing this MTech and PhD program make him earn more money. This process which he went through, 2 years BTech program, 3 year PhD, ये 5 साल की जो इसकी पढ़ाई थी, that process is known as human capital formation. और उसका जो आउटकम होगा, जिससे वो बीटेक में तो 1 लाख की जॉब थी, अब 5 लाख की जॉब हो गई, ये आउटकम ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। समझ गए सब लोग इस बात को? एनी क्वेरीज ऑन दिस? तो झटपट इसकी डेफिनेशन लिख लें लोग। चलिए, तो लेट्स मूव फर्दर चिल्ड्रन, चलते हैं आगे। तो आपको 2 साल पहले तक ठीक से किसी को बेवकूफ बनाना भी नहीं आता था, अब आप बहुत बढ़िया शेफ बन चुके हैं। कलनरी साइंसेस का आपने कोर्स वगैरह कर लिया, और बड़े बड़े सो कॉल्ड बैंक्वेट्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपको बुलाया जाता है, आपसे रेसिपी सीखी जाती है। तो अल्टीमेटली आप एक ह्यूमन कैपिटल है, और जिस प्रोसेस के थ्रू आप गुजरे जब आपने कलनरी साइंसेस का कोर्स किया, दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में क्या? तो सिंपल सी बात है, अर्निंग कैपेबिलिटी का बढ़ना इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। समझ गए? तो जैसे जूसर के साथ ग्राइंडर मिक्सर लगा लिया, या मिक्सर के साथ जूसर लगा लिया, आई रिपीट, मिक्सर के साथ जूसर लगा लिया, तो ये फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। अपनी एजुकेशनल कैपेबिलिटीज, अपनी स्किल, अपने टैक्ट को बेटर कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल। तो सोनू निगम जी को गाना गाना आता था, बढ़िया बाथरूम सिंगर थे, बट उन्होंने एक अच्छा कोई गाइड ले लिया, जिन्होंने उनको सिखाया कब पिच हाई करनी है, कब पिच लो करनी है, राग ताल क्या है, ये सब कुछ की ट्रेनिंग दे दी। सोनू निगम जी बहुत बढ़िया सिंगर बन गए, 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं एक प्रोग्राम का। तो दैट सोनू निगम इज ह्यूमन कैपिटल, और ये पूरा प्रोसेस जो था विच मेक्स हिम अर्न मोर मनी इज नोन एज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। गॉट इट? चलिए, सो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या लेना देना है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, एंड एजुकेशन इज द की एसेंशियल एलिमेंट, जिसके बगैर ह्यूमन कैपिटल हो ही नहीं सकती। गॉट इट? सो इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात चल रहा है। नेशनल इनकम जब आपने पढ़ा था, मैंने आपको स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद आया? याद आया? तो इफ आई से हमारी कंट्री में 100 करोड़ लोग हैं जिनको एक पर्टिकुलर स्किल आती है, 1 साल के बाद ये 120 करोड़ हो गए, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 20 करोड़ का हुआ है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 20 करोड़ का हुआ है, और यहां पे ह्यूमन कैपिटल था 100 करोड़ का, और यहां पे ह्यूमन कैपिटल कितना हो गया? 120 करोड़ का। आपकी मम्मी टी बनाना जानती है, कॉफी बनाना जानती है, उन्होंने यूट्यूब से बढ़िया सो कॉल्ड पिज्जा बनाना सीख लिया। अब आपको मार्केट में जाके पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं पिज्जा खाने के लिए। तो अगेन दैट कोर्स विच शी डिड, द वीडियो दैट शी वॉच्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स 15 मिनट्स, हाउ टू मेक दैट डोमिनो स्टाइल पिज्जा, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एंड मम्मा हैज दैट एक्सपर्टाइज, तो मम्मी कुड बी कॉल्ड एज व्हाट?
ह्यूमन कैपिटल। अब कल से ना बोलने जाना ए ह्यूमन कैपिटल हमारे लिए खाना ले आइए जरा, मम्मी सोचेंगे पता नहीं क्या बड़बड़ करो, झापड़ा मार देंगे, क्या फायदा। तो द सम टोटल ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वर्कर्स, ऑल टाइप चिल्ड्रन जिनके पास कैपेसिटी है काम करने की और प्रोडक्शन एक्टिविटी को वो एनहांस कर सकते हैं विद देयर अर्निंग कैपेबिलिटीज ऑल्सो बीइंग एनहांस्ड इज नोन एज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल। तो टीचर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ाना जानते हैं, आपको सिंगिंग अच्छी आती है, आप स्केचिंग बढ़िया कर लेते हैं और वो आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा सकता है, देन इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। आप कमा नहीं रहे हैं, बस पेंटिंग बना के लोगों को फ्री में दे रहे हैं, तो भाई जनरल भाषा में तो ह्यूमन कैपिटल है, बट जब तक उसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं होगा वो इकोनॉमिक्स के एम्बिट में नहीं आएगा। तो 2 लाइन की बच्चों ये झटपट डेफिनेशन कॉपी कर लें आप लोग। अब ये मत बोलिएगा सर वो जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता ऐसे ही पर्ची बनाए जाते हैं, कोई बात नहीं, डेफिनेशन है तो वो भी ह्यूमन कैपिटल का एक हिस्सा है। गॉट इट? सो ह्यूमन कैपिटल का मतलब जितने स्किलफुल लोग होते हैं इन सब के कॉम्बिनेशन को हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, इनके एनहांसमेंट को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोल देते हैं। तो 100 करोड़ रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद 145 करोड़ हो गया चिल्ड्रन, दिस 45 करोड़ इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 100 and 145 is called as human capital अगर ये लोग हैं तो बच्चों। बट इफ इट इज 100 करोड़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द बिजनेस, जो कुछ साल बाद बढ़ के 145 करोड़ हो गया, तो 100 करोड़ इज फिजिकल कैपिटल, 145 करोड़ इज ऑल्सो फिजिकल कैपिटल, 45 करोड़ का जो गेन है इट इज कैपिटल फॉर्मेशन। अगर यहां पे 100 और 145 को हम ह्यूमन बींग्स बोल दें तो ये ह्यूमन कैपिटल और इनका गैप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? तो मेरे को C++ की प्रोग्रामिंग आती है, बट अब वो कोई बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं, तो मैंने कोडिंग सीख ली एंड्रॉयड एप्स के लिए और iOS एप्स के लिए, एंड नाउ आई एम अ कोडर फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। तो इन दैट केस पहले मेरे को लेटेस्ट से 4000 आवर्स का कोडिंग का एक्सपीरियंस था, अब मेरे पास एंड्रॉयड और iOS के एप्स बनाने के साथ साथ टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया? 5000 आवर्स का। गॉट इट क्लियर? तो ये जो 1000 आवर्स है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। सपोज देयर इज अ पर्सन मिस्टर जेड हु इज अ प्रोफेशनल पायलट, इनके पास लाइसेंस भी है, इन्होंने 1 अप्रैल 2023 तक 8000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रजिस्टर किया हुआ है। अब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई बहुत अच्छे पायलट हैं, स्किल बहुत अच्छी है, क्यों ना इनको हम कॉर्पोरेट पायलट से हटाकर अपनी इंडियन एयरफोर्स में ले लें, प्लेन बहुत अच्छा उड़ाना जानते हैं, और इनको सैलरी ऑफर की गई जो प्राइवेट सो कॉल्ड जेट कंपनीज या कॉर्पोरेट्स इनको दे रहे हैं एयरलाइन कंपनी, उससे 3 गुना सैलरी देंगे। इनकी सैलरी 6 लाख रुपए साल थी, सॉरी महीना थी, गवर्नमेंट ने कहा 20 लाख रुपए महीना देंगे, साल का 2.4 करोड़। क्या उड़ाना है? राफेल जेट उड़ाना है। इनको फ्रांस भेजा गया, 1 साल की इनकी ट्रेनिंग कराई गई और इनको राफेल जेट का पायलट बना दिया गया। तो ये जो 1 साल की ट्रेनिंग का पीरियड था दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले इंडिया में लेटेस्ट से 50 पायलट थे जो राफेल उड़ा सकते थे, इनको भी ले लिया तो 50 से कितने हो गए? 51। अब हमारी ह्यूमन कैपिटल 51 की हो गई। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? आई होप सो एवरीबडी मस्ट हैव रिटन द डेफिनेशन एज वेल। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, GM मेयर, ये शायद पहले ऐसे थे जिन्होंने ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस। चिल्ड्रन आपने ये शब्द तो मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नीति आयोग जब बना था उसी के आसपास स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी बनी थी, और मोदी जी का जो पहला टेन्योर था 2014 to 19 वाला, उसमें सो कॉल्ड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सुपर इंपॉर्टेंस दिया गया था चिल्ड्रन। और अभी मैंने आपको बताया भी था, एवरी CBSE स्कूल अंडर skillful hubs of learning children, so called every school is required to take a minimum of 2 certificate programs with a batch of 30 students। तो हो सकता है आपके स्कूल में ब्यूटी एंड वेलनेस का प्रोग्राम चले, किसी स्कूल में डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स चल जाए, किसी स्कूल में एयर कंडीशन रिपेयरिंग का कोर्स चल जाए, ढेर सारे कोर्सेज हैं। 30 स्टूडेंट्स का बैच होगा, हर बच्चा
सीबीएसई को 10,000 रुपए की फीस देगा। कितनी? जिसमें अप्रोक्सीमेटली 8,640 रुपी स्कूल को मिलेगा और रिमेनिंग जो पैसा बचेगा लगभग 1,460 दिस विल बी गिवन टू सर्टिफाइंग एजेंसी। व्हाट? सर्टिफाइंग एजेंसी, सर्टिफिकेट प्रोसेस करना, कंप्यूटर पर पूरा प्रोग्राम बनाना वगैरह वगैरह, ये सब उसको दिया जाएगा। अब इस 8640 में चिल्ड्रन टोटल कुछ ड्यूरेशन होगा 40 to 80 आवर्स। उस ड्यूरेशन में 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा के इनका एक एग्जाम लेके इनको एक किट दे दी जाएगी जिससे कल को अपना काम धाम कर सकते हैं। इसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे इनको बैंक से लोन भी मिलेगा। तो हमारी कंट्री में स्किलफुल वर्कर्स बढ़ जाएंगे। आने वाले 1-2 साल में गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि क्लास 2 और 3 से कोडिंग जैसा सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योगा पे जैसे अभी फोकस है कि भाई सब लोग अगर योगा करेंगे तो एटलीस्ट बीमार बहुत कम पड़ेंगे, हमें योगा ट्रेनर्स मिल जाएंगे। दूसरी कंट्रीज में जो लोग योगा जानते ही नहीं है हम वहां पे उनको रिक्रूट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब अगर पढ़ लेंगे, मैक्सिमम लोग पढ़ लेंगे, अगर जैसे कोडिंग सब लोग पढ़ लेंगे तो छोटे मोटे अपने काम करने के लिए छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इससे होगा क्या? नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बढ़ेंगे। व्हेन पीपल और बिजनेसमैन इन कनाडा, इन रशिया, इन गल्फ कंट्रीज विल सी कि इंडिया का जो कोडर है वो चाइना के कोडर से बेटर काम करता है, पैसे भी कम लेता है, ज्यादा मेहनती है, यहाँ पे आईपीआर भी प्रोटेक्टेड है, लोग भी बहुत कम मरे यहाँ पे कोविड में, तो इट इज बेटर कि चाइना में फैक्ट्री ना लगा के कहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट लगाई जाए? बेंगलुरु में, इंडिया के अंदर। तो इन दैट केस ये तभी होगा जब स्किलफुल वर्कर्स बढ़ जाएंगे। समझ में आई बात? सो ह्यूमन कैपिटल स्टॉक 10,000 है मान लीजिए एट द बिगनिंग ऑफ 2018 और 2019 के बिगनिंग में 12,000 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ चिल्ड्रन? ये 2,000 हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये 12 एंड दिस 10 इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ह्यूमन कैपिटल। समझ में आ गई बात? पक्का? तो हो सकता है अगले साल से आपके स्कूल में एक बोर्ड वोर्ड बाहर लग जाए कि भाई हमारे ऐसा प्रोग्राम भी चलता है, तो आपको याद आएगा हाँ सर ने बताया था कि ये स्किल डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया जा रहा है। समझ गए? प्लीज राइट इट डाउन चिल्ड्रन समवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल से डिफरेंट कैसे है? मेरा जो लैपटॉप है चिल्ड्रन वो किस कैटेगरी में आएगा? फिजिकल कैपिटल। एंड द अमाउंट ऑफ मनी that I have invested in mutual funds, that I have invested in real estate, it is called as what? Financial capital. And me myself will be called as what? Human capital. समझ में आ गया? So the house in which you live is physical capital. The business unit which your father or mother or any family member or relative operates is also physical capital. But the talent, the skill, the brain, the intelligence that they have in running the business, आसान नहीं है business चलाना, it is called as what? Human capital. बट ये मत सोचिएगा आज से पापा आएंगे ऑफिस से और ह्यूमन कैपिटल अंकल क्या हालचाल, तो पापा मेरे को ह्यूमन कैपिटल मत बोलने लग जाएगा, मारो पड़ जाएगी, क्या फायदा आपको। बट है वो ह्यूमन कैपिटल क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मैन मेड। फाइनेंशियल कैपिटल रेफर्स टू पेपर क्लेम्स, पेपर मतलब कागज पे कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे, जैसे म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट हो गया, रियल एस्टेट के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हो गए, शेयर सर्टिफिकेट्स हो गए, बॉन्ड सर्टिफिकेट्स हो गए, दीज आर फाइनेंशियल कैपिटल। ओके, पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, व्हाट डिटरमिन्स और व्हाट आर द सोर्सेज जिससे ह्यूमन कैपिटल बढ़ सकता है कंट्री में। सो आपने एक वो एड देखा होगा चिल्ड्रन नेस्ले का, वेयर अ डॉटर सेज टू द फादर कि मेरा एडमिशन एक कॉलेज में हो गया है। सो उसके फादर बोलते हैं मुंबई जाने की क्या जरूरत है, ये कोर्स तो यहाँ पे पढ़ा जा सकता है। देखा आपने नेस्कैफे का एड? आंसर, तो क्यों वो बच्ची बाहर पढ़ना चाहती है बट उसके पापा उसको नहीं जाने देते? वो बाहर क्यों पढ़ना चाहती है, इसका जवाब आप मेरे को दे दीजिए। शी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट चिल्ड्रन? ह्यूमन कैपिटल। फायदा क्या होता है भाई? सी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नियर टू अलाहाबाद देयर इज अ स्मॉल सिटी नोन एज प्रतापगढ़। देन अलाहाबाद के बगल में एक अच्छा सा शहर भी है, यूपी की कैपिटल दैट इज लखनऊ। फिर इंडिया की जो फाइनेंशियल कैपिटल है दैट इज मुंबई, और जो हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है दैट इज दिल्ली। अब जो बच्चा प्रतापगढ़ में रहता है उसका एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना लखनऊ, मुंबई और दिल्ली वाले का होगा। सो प्रतापगढ़ में रहने वाले बच्चे का सपना क्या होगा? आई विल बी स्टडिंग इन
SRCC न्यू दिल्ली, और आई बी गोइंग टू सो कॉल्ड सम XYZ गुड कॉलेज इन मुंबई। अब जो लखनऊ में रह रहा है इसका एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, ये अपने पापा से कहेगा भाई मेरे को लॉ पढ़ना है एंड प्लीज सेंड मी टू ऑस्ट्रेलिया, मेरे को आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भेजिए। जो मुंबई वाला होगा ये अपने फादर को क्या बोलेगा, आई विल गो टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा पढ़ने के लिए। दिल्ली वाला वैसे तो कहेगा बस इतना पढ़ लिया 12वीं तक बहुत था, अब छोले भटूरे की स्टॉल है दादाजी की वही चलाएंगे। बट ऐसा नहीं है, अगर उसको पढ़ना होगा तो मान लीजिए वो कहेगा लेट अस से कि मैं बेंगलुरु तक चला जाऊंगा, या मान लीजिए वो बोलेगा मैं भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाऊंगा क्योंकि प्रताप बोर्ड वाला इसका दोस्त था। अब इनमें से कभी आपने किसी के मुंह से सुना है बोलते हुए आई विल गो टू चाइना एंड स्टडी? नहीं, चाइना किसी ने नहीं सुना होगा ना। आपने ऑस्ट्रेलिया सुना होगा, यूएस सुना होगा, यूरोप भी सुना होगा आपने बहुत, चाइना सुना है किसी के मुंह से? नहीं सुना। दो तीन रीजन है उसके। रीजन नंबर 1, एक तो चाइना में खाना पीना ठीक नहीं है, कुत्ते बिल्ली खाते हैं वो लोग, ये भी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, यूएस जाएं या कहीं पे भी चले जाएं, इंग्लिश इट इज बीइंग यूज्ड एज अ कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज। चाइना में इतने दलिद्र होते हैं, इतने दलिद्र होते हैं, वो ठीक से आपसे चाइनीज भाषा के अलावा किसी भाषा में बात करेंगे ही नहीं। अब आप कितना ट्रांसलेटर आप चलाते रहेंगे? गॉट इट क्लियर? तो मल्टीपल बैरियर्स आर देयर। तीसरा प्रॉब्लम क्या है खाने पीने और लैंग्वेज बैरियर के अलावा? सो कॉल्ड करेंसी डिफरेंस। चाइना की करेंसी में उतना इन्फ्लेशन नहीं होता जितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर में या अमेरिकन डॉलर में होता है, तो डॉलर जब इंडिया आता है तो अर्निंग्स मल्टीप्लाई बेटर करती है। लॉजिक समझ में आ गया? तो खैर एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट किया था और कहां तक चले गए। तो अगेन क्यों बच्चे अपने शहर में जनरली नहीं पढ़ना चाहते? एक तो मिथ भी है, और कुछ केसेस में बहुत ही अगर डाउन टू अर्थ लीस्ट एक्सपोज्ड सिटी से आप आ रहे हैं तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है बड़े शहर में, आपको एक दिमाग खुल जाता है एंड ऑल दैट। सो चिल्ड्रन, सबसे पहला तरीका है हाउ टू एनहांस ह्यूमन कैपिटल इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हमारी भारत सरकार अपने जीडीपी का 6% खर्च करती है एजुकेशन में, थैंक्स टू प्राइवेट सेक्टर जिन स्कूल्स में आप पढ़ते हैं। अगर वो ना होते तो ठेंगा ह्यूमन कैपिटल बढ़ती। So most families decide to incur huge expenditure on education even when they have to raise loan. लोन लेके पढ़ाएंगे बच्चे को, बट पढ़ाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि लोन पे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कहीं ज्यादा हम सीख जाएंगे उस पढ़ाई से। So education enables an individual to make a good living throughout his life. Total earnings इतनी ज्यादा हो जाएंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपने अपनी पढ़ाई पे खर्च कितना किया है। Got it clear? आई रिमेंबर मेरी पढ़ाई पे सबसे ज्यादा फीस जो खर्च हुई थी दैट वाज क्लास 11th की फीस। 12th में भी लगभग इतनी थी चिल्ड्रन। अगर मैं इसको 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद मान लीजिए मैंने 5-6 साल पढ़ाई और की, तो पूरा मिला के नर्सरी केजी प्रेप और 12 साल 15-20 साल अगर पढ़ लिए और 8,100 रुपए वॉज द मैक्सिमम अमाउंट दैट आई पेड, मतलब माई फादर पेड, तो ये कितना हो गया? लगभग 1,60,000 रुपए। 1,60,000 कमाने में कितना टाइम लगेगा? नॉट मोर देन अ मंथ, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली तो आपने जीवन भर जितना पैसा एजुकेशन पे खर्च किया 1 महीने में सारा का सारा पैसा वसूल लेंगे। सो दैट इज व्हाई एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज वेरी 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 नेसेसरी। तो बच्चों ये वाला पार्ट लिख दीजिए मोस्ट ऑफ द फैमिली से लोन्स तक, और ये वाला पार्ट लिख लीजिए दिस कंटेंट चिल्ड्रन, लिख लीजिए। So people understood expenditure on education is why necessary children. चलिए let's proceed further children. तो मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कम मिले, बट वो कैसे मिलेंगे? इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। तो जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा बच्चों, जितना आपने पढ़ाई लिखाई पे खर्च किया और जो आपने कॉस्ट इनकर की, उसके डिफरेंस को ही आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इफ आई से यू हैव स्पेंट 1 लाख रुपीज इन डूइंग अ पर्टिकुलर कोर्स और 10 लाख रुपए आपने इस कोर्स में अर्न कर लिया, व्हाट इज द डिफरेंस चिल्ड्रन? 9 लाख। दिस 9 लाख इज सरप्लस। 9 लाख इज सरप्लस। इट इज नॉट क्योंकि आपने वो कोर्स किया, इट इज बिकॉज कि आपके अंदर टैलेंट और स्किल डेवलप हो गया। अंडरस्टूड दिस? सो 40 लाख रुपी इज द फी ऑफ डूइंग एमबीए फ्रॉम IIM। आपकी पहली सैलरी 1 करोड़ रुपए की। जीवन भर आपने कितने पैसे कमाए वो तो मैं बाद में देखूंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट सैलरी की बात कर रहा हूं। 1 करोड़ पर एनम इज योर सैलरी। 30% निर्मला आंटी टैक्स ले गई, तब भी कितना बच गया बच्चों? 70 लाख। और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन दैट यू स्पेंट इन डूइंग MBA इज 40 लाख।
तो ये जो डिफरेंस आपने अर्न किया 30 लाख का चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लीजिए, बिकॉज जब आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसा न्यूमेरिक एग्जाम्पल दिखाएंगे तो टीचर बहुत खुश हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, मतलब दिमाग में आवाज पहुंच रही है तो पूरे शरीर में आवाज जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इफ यू ईट हेल्दी फूड, गंदा संदा खाना नहीं खाएंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, बीमार कम पड़ेंगे तो स्कूल भी रेगुलरली जाएंगे, यूनिवर्सिटी में भी रेगुलरली पढ़ाई करेंगे, ऑफिस भी रेगुलरली जाएंगे और बढ़िया बिजनेस आउटकम देंगे। वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, एक छोटा बच्चा बरसात में भीग के बीमार पड़ जाता है, दूसरा कह रहा है मैंने तो ये विक्स वेपोरप लगा लिया था, मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तो मैगीज और मोमोज का सेवन कम और देशी घी के पराठे का सेवन ज्यादा। कुछ लोग को तो देशी घी के नाम पे वॉमिट आ जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नाउ व्हाट इज सर दिस ऑन द जॉब ट्रेनिंग? आपने सो कॉल्ड बिजनेस स्टडीज में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला जब पार्ट पढ़ा था तो मैंने ऑन द जॉब मेथड्स और ऑफ द जॉब मेथड्स पढ़ाए थे। सो इफ यू आर डूइंग एन एमबीए प्रोग्राम, आपको 3 मंथ्स के लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है जिसको समर इंटर्नशिप बोलते हैं। इंटर्नशिप मतलब आप नौकर नहीं है, नौकरी नहीं कर रहे किसी की, आप पढ़ रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस 3 महीने की रिपोर्ट को आपको ऑफिस में मतलब अपने स्कूल कॉलेज में देना पड़ता है और कॉलेज इसके बेसिस पे रैंकिंग करता है। और अगर आपने कंपनी में ट्रेनिंग अच्छी की, उनको कोई बढ़िया आइडिया दे दिया तो वो आपको इंक्यूबेट भी कर लेते हैं, मतलब आपको जॉब भी दे देते हैं। सिमिलरली व्हेन यू क्वालिफाई सीए का इंटरमीडिएट लेवल का ग्रुप 1 चिल्ड्रन, यू हैव टू अंडरगो अ 2 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले ये 2.5 साल होता था, नए कोर्स में 2 साल हो गया और 6 महीने उसके बाद बेसिकली। तो 2 साल की आपको कंपलसरी ट्रेनिंग करनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में। आप क्या सीखते हो वहां पे? टैक्सेशन, ऑडिट, कैसे अकाउंट्स मेंटेन करना है, लगभग सब कुछ। यू हैव टू चूज योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको टैक्सेशन की फील्ड में जाना है, कि आपको ऑडिट की फील्ड में जाना है, तो अकॉर्डिंगली आप स्टडी कर सकते हैं। गॉट इट? ये जो 2 इयर्स की ट्रेनिंग होती है ये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में ही होती है चिल्ड्रन। दीज टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स आर कॉल्ड एज on the job training. Those people who did a do a bachelor of education course in India children, उनको 6 मंथ्स के लिए आउट ऑफ 2 इयर्स किसी स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ता है। अब 6 मंथ्स रेगुलर नहीं होता, हफ्ते में 3 दिन चले गए, 2 दिन चले गए, लाइक वाइज। तो स्कूल में जब आप जाके पढ़ाते हैं तो आपको रियल एटमॉस्फेयर में काम करने का मौका मिलता है। सिमिलरली जिनको डांस ड्रामा अच्छा लगता है, एनएसडी से मान लीजिए आप बीएससी इन फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो हो सकता है रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो शाहरुख खान की कंपनी है, आप वहां पे 2 महीने का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लें, वो कंपनी आपको सर्टिफिकेट लिख के देगी कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सो दीज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स आर टू बी डन, बिकॉज अगर आप इन्हें नहीं करेंगे तो रियल मार्केट में काम कैसे करते हैं आपको समझ में नहीं आएगा। स्कूल लेवल पे भी ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है, बट जनरली हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं लिंक इस्टेब्लिश हो नहीं पाता है। कितने स्कूल्स इंटीरियर्स में लोकेटेड हैं? जैसे मैं बड़ा कॉमन एग्जांपल देता हूं अपनी क्लास में, बैंकिंग का चिल्ड्रन। अब बैंकिंग में टीचर ने डेफिनेशन रटा दी, टाइप्स ऑफ बैंक्स बता दिए, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स बता दिए, कितना लोन कैसे मिलता है एंड ऑल दैट, सब कुछ बकवास बता दी। बट बच्चा तब ज्यादा समझेगा व्हेन ही और शी विजिट्स टू अ बैंक, और बढ़िया समझेगा अगर एटलीस्ट 1 मंथ वो बैंक में कुछ नहीं सिर्फ चपरासी का काम कर ले। आई रिपीट, सिर्फ चपरासी का काम कर ले, बिकॉज उसे हर तरह का एप्लीकेशन फॉर्म देने की आदत पड़ जाएगी, तो वो समझ जाएगा बैंक में काम कैसे होता है, कैसे लोन डिपार्टमेंट के लोग अपने क्लाइंट से बात करते हैं, उसके अंदर वो स्किल्स आ जाएंगी। गॉट इट क्लियर? तो सबसे बढ़िया अगर मार्केटिंग की पढ़ाई करनी है चिल्ड्रन, तो इन माय ओपिनियन एमवे ज्वाइन कर लीजिए। हर संडे को जब आप इनकी मीटिंग अटेंड करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा मोटिवेशन क्या होता है, आप खुद कितना मोटिवेट हुए। और एमवे वगैरह जो सेलिंग टैक्स आपको सिखा देंगे, शायद ही दुनिया में कोई सिखा नहीं पाएगा। तो इंडिया में तो इट इज नॉट दैट मच कंपलसरी, वेयर एज कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, वॉटन एंड ऑल दैट, इन सब टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में इट इज कंपलसरी। आफ्टर ग्रेजुएशन आपको 2 साल का कंपलसरी वर्क एक्स होना चाहिए, नहीं तो वो आपको एडमिशन ही नहीं देंगे। इंडिया में इट इज नॉट देयर। आप ग्रेजुएट हैं,
कैट के एग्जाम में 99.5 परसेंटाइल का स्कोर ले आइए, आईआईएम से आपको कॉल लेटर आ जाएगा। बट फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। सो दे प्रेफर कि भाई पढ़ाई तो ठीक है, इज गुड फॉर स्पीकिंग एंड ऑल दैट, बट जब तक आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगी, आपकी पढ़ाई किसी काम की है ही नहीं। अंडरस्टूड? सो मेनी अ टाइम्स बैंक्स वगैरह में जब जॉब लगता है चिल्ड्रन, तो बैंक के एम्प्लॉयज को साल 2 साल 3 साल 4 साल जॉब करने के बाद जब प्रमोशन का मौका मिलता है, तो उनको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद दे गो टू सम बिगर ब्रांच, वहां पे उस पर्टिकुलर काम को वो सीख के आते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बट जब आप एमबीए कर रहे थे, 3 महीने की आपने इंटर्नशिप कर ली, तो ये ऑन द जॉब में नहीं आएगा, ये ऑफ द जॉब में आएगा, क्योंकि आप जॉब में थोड़ा। तो ऑन द जॉब इज बेसिकली फॉर दोज पीपल हु आर एम्प्लॉयड, एंड एम्प्लॉयड के साथ साथ वर्किंग इन रियल एनवायरमेंट। आई रिपीट, वर्किंग इन रियल एनवायरमेंट। तो ऐसा क्यों होता है? ताकि हमारी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाए। तो ये भी एक तरीका है सो कॉल्ड स्किलफुल एजुकेशन का एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। याद होगा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड ऑल दैट आपने पढ़ा था। वेरी गुड। स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, ये क्या होता है भाई? फॉर्मल एजुकेशन तो वो है जो आप पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूं। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल। सर वेयर गॉन सीनियर सेकेंडरी, ये इसी में आ जाएगा। काफी नॉन गवर्नमेंटल एंटरप्राइजेस ऐसी हैं चिल्ड्रन, जो विलेजेस में या बैकवर्ड एरियाज में उन बच्चों को भी पढ़ाती हैं, सॉरी बच्चे नहीं बोल सकते हम, उन लोगों को भी पढ़ाती हैं जिन्होंने अपना स्कूल कट कर दिया बीच से। बट हमारी जो एनईपी आई है चिल्ड्रन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आपने, इसमें अलग अलग स्टेजेस है। फाउंडेशनल स्टेज है जो क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक चलेगा, फिर क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक एक अलग दूसरा स्टेज चलेगा, प्राइमरी शायद बोलते हैं उसको, या एडवांस कुछ ऐसा है। फिर 9 to 12 एक स्टेज चलेगा। मान लीजिए किसी बच्चे की पढ़ाई क्लास 11th में आके रुक गई फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, नो प्रॉब्लम, वो 3 साल बाद कंटिन्यू करेगा क्लास 12 से। मान लीजिए उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, 1 year ग्रेजुएशन कर पाया बेचारा, फिर नहीं पढ़ पाया, नो प्रॉब्लम, ही विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा। 2 साल पढ़ लिया तो एडवांस्ड डिप्लोमा, 3 साल पढ़ लिया तो उसको डिग्री मिल जाएगी ग्रेजुएट होने की। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप एजुकेशन छोड़ते हैं तो आपको वहां तक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो whosoever requires such type of people, they can imbibe। अभी आपका पता नहीं बना है कि नहीं बना, एक कार्ड होता है चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। यस, एबीसी कार्ड, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, आपको वैसे ही डिजी लॉकर में मिल जाएगा ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का कार्ड। आप एक बना लीजिए, आपको एक स्पेशल एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, जस्ट लाइक आधार नंबर, और आपके जितना सर्टिफिकेशन डिग्री होगा सब इसमें एट ऑल टाइम्स रिकॉर्डेड रहेगा। तो दुनिया जहान में आप कहीं पे भी जॉब लेने जाते हैं, यस दुनिया जहान में, नॉट ओनली इन इंडिया, वो आपसे पूछेगा अपनी एबीसी आईडी दे दो। व्हाट? एबीसी आईडी। आपकी एबीसी आईडी वेबसाइट पे जाके यूजीसी की लॉगिन करेगा, पता लग जाएगा आपने कब कितनी एजुकेशन कंप्लीट की है। तो क्लास 10th पास कर लिया, सच नंबर ऑफ क्रेडिट्स, 5 क्रेडिट, 6 क्रेडिट, लाइक वाइज जैसे ग्रेड पॉइंट्स होते हैं। 12th पास कर लिया तो इतने क्रेडिट्स मिल जाएंगे आपको। तो जैसे आपके एटीएम कार्ड में आपका सारा फाइनेंशियल डेटा होता है, बैंक में बैलेंस कितना है, स्पेंडिंग कितनी की, कितना बचा एंड ऑल दैट, एबीसी कार्ड में आपका सारा एकेडमिक डेटा डिजिटली रिकॉर्डेड होता है। ओके, तो अब कोई किसी से झूठ नहीं बोल पाएगा कि मैंने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। माइग्रेशन, अभी मैंने आपको बताया था, पीपल फ्रॉम लो एक्सपोज्ड सिटीज गो एंड हैव इंटरेस्ट टू स्टडी एट हाई प्रोफाइल सिटीज। वाई? ताकि उनको और बेटर स्किल्स एक्सेस करने का मौका मिल पाए। सो माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल एज इट फैसिलिटेट्स यूटिलाइजेशन ऑफ inactive skills। A person living in the city of लखनऊ बढ़िया कोडिंग जानता था, बट लखनऊ में पराठे का बिजनेस तो बढ़िया चल सकता है, सॉफ्टवेयर बिजनेस अच्छा चलेगा? नो। ये पर्सन लखनऊ से माइग्रेट होके कहां चला गया? कर्नाटका। स्टेट की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। वहां पे इसको किसी अच्छी कंपनी ने हायर कर लिया। तो लखनऊ में बेचारा 25,000 रुपए महीना कहीं कमा पाता था, बट इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु दिस पर्सन इज अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज पर एनम, सॉरी पर मंथ। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्किल थी वो लखनऊ में किसी काम की थी ही नहीं, ये माइग्रेट किया तो उसकी स्किल बेटर हो गई। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? टेक एन एग्जाम्पल, समबडी इज एन इवेंट मैनेजर and this person lives in a very low graded place known as Bhupia Mau।
आपने नाम भी नहीं सुना होगा इस जगह का। प्रतापगढ़ से कुछ किलोमीटर्स पहले ये जगह है, टुवर्ड्स लखनऊ रूट चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर। अब ये इवेंट मैनेजमेंट का काम बहुत बढ़िया तरीके से जानता है, बट ये जहां पे रहता है ना, वहां पे ज्वाइंट फैमिली ज्यादा है। घर में मौसा जी, फूफा जी, ताऊ जी, चाचा जी बहुत ढेर सारे हैं, तो शादी मैनेज करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अब अगर इसे बैंड बाजा बारात टाइप कोई इवेंट करना है, वेंचर करना है, तो इसे कहाँ जाना पड़ेगा? न्यू दिल्ली। क्यों वहां जाना पड़ेगा? क्योंकि न्यू दिल्ली में लोगों के पास पैसे हैं, टाइम नहीं है। बट छोटे प्लेसेस में पैसे कम है और टाइम ही टाइम है और कुछ है ही नहीं, तो वहां पे मैनेज कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो माइग्रेशन मेनी अ टाइम चिल्ड्रन प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटीज, बट डिसएडवांटेज भी है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहां रहना, खाना पीना, कपड़ा लत्ता कौन आपका धोएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई इन सम एरियाज। मेरा एक फ्रेंड है, वो बैंगलोर में रहता है चिल्ड्रन, उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए पर मंथ। 12 महीने की सैलरी कितनी हो गई? 60 लाख। बेचारा 60 लाख रुपए में 24 लाख तो भारत सरकार को टैक्स दे देता है। खोपड़े में बात गई। कितना बचा? 36 लाख डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ हाउ मच? 3 लाख। उसके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, 2 बच्चों की फीस एंड ऑल, बस एंड ऑल मिला के खर्चा कितना है? 1 लाख रुपए। बचा कितना? 2 लाख। जिस घर में रहता है, 60,000 रुपये उस घर का किराया है चिल्ड्रन, और कम से कम महीने का, जैसे हम लोग मिल्क खरीदते हैं ना 60 रुपी लीटर, उसके यहाँ सोसाइटी में मिल्क आता है 95 रुपीज लीटर। आटा हमें मिलता है लेटर से 43 रुपी किलो, उसे मिलता है 90 रुपी किलो, क्योंकि बेंगलुरु से बहुत दूर जगह व्हाइट फील्ड वहां कहीं आसपास रहता है। तो महीने का कम से कम 30,000 का तो राशन पानी हो गया। सब काटे पीटे बचा कितना? 1,10,000। और हमारे मोहल्ले में एक बर्गर और चाउमीन बनाने वाला है, चाय वाला है, स्टेशनरी शॉप वाला है, इससे 4 गुना पैसा कमाता है। उसको सरकार को टैक्स भी नहीं देना, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम है। तो सर अपने फ्रेंड से कहिए वापस इलाहाबाद लौटा है। वो जो काम करता है इलाहाबाद में उस लेवल का काम है ही नहीं। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? तो इसलिए कभी ना कभी आपको भी माइग्रेट होना पड़ेगा, बिकॉज द स्किल विच यू पोजेस, उस स्किल का पैसा देने वाले आपके शहर में लोग होंगे ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग? तो नेवर अज्यूम अरे ये तो बेकार है, क्या फायदा ऐसा काम करने से। ठीक है, वापस आ जाइए अपने छोटे से शहर में जहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कम है, वहां पे सब कुछ आपने किया। सो कॉल्ड बच्चे जिंदगी भर थोड़ा पढ़ेंगे, और सैलरी आज इतनी है, आने वाले टाइम में बढ़ भी जाएगी। अपना घर ले लेगा तो घर का किराया भी पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। बट अगर आप माइग्रेट नहीं करेंगे, तो आप सो कॉल्ड ज्यादा अर्निंग कैपेबिलिटीज भी अर्न नहीं कर पाएंगे। आई होप सो सबको टॉपिक याद है ना, क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, कैसे ह्यूमन कैपिटल बनेगी बेसिकली। ओके, सो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ज्ञान जितना ज्यादा आपके पास होगा, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना बेटर होगा। सो लाइक व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग अप्रोक्सीमेटली 25 years ago चिल्ड्रन, तो मेरे को भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस थी नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डूइंग मेनी सेमिनार्स प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन का भंडार इकट्ठा होता गया। तो अब मैं आपको 10 चीजों पे काउंसिल कर सकता हूं। तो इन दैट केस उससे मेरा भी एडवांटेज होगा एज वेल एज आपका भी एडवांटेज होगा। तो लेफ्ट राइट के एग्जांपल्स मैं आपको कैसे दे पाऊंगा? व्हेन आई एक्सेस मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? तो इसीलिए कहते हैं सिर्फ स्कूली या किताबी ज्ञान पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, यू शुड एक्सेस समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अंडरस्टूड दिस? तो सबको समझ में आ गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पैसे से ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ से प्रमोट होती है। गॉट इट क्लियर? एक बहुत पहले मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था, किसी स्टेशनरी कंपनी का था, मेरे को नाम नहीं याद। तो वहां पे कोड वर्ड था, भ्रमण से नहीं, क्या था टूरिज्म का हिंदी वर्ड क्या होगा चलन? भ्रमण तो नहीं बोल सकते, शायद भ्रमण ही था, एग्जैक्टली नॉट रिमेम्बरिंग। भ्रमण से बड़ी कोई शिक्षा नहीं। आप जितना ट्रैवल करेंगे एजुकेशन उतनी ज्यादा मिलेगी। गॉट इट क्लियर? तो मैगजीन वगैरह पढ़ते रहिए, सरिता और वो वाली नहीं जो आती है, क्या कहते हैं, ग्रे शोभा, थोड़ी अच्छी मैगजीन। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो थोड़ा बिजनेस टुडे, बिजनेस इंडिया पढ़ लीजिए लाइकवाइज। सो समझ में आ गया बच्चों व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? अब ह्यूमन कैपिटल के साथ ही रिलेटेड है चिल्ड्रन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग अ पर्टिकुलर स्किल सेट, ये ह्यूमन कैपिटल हो गया। उनका स्किल सेट एनहांस होगा, वो लोग एनहांस हो गए, पहले 5,000 थे अब 5,500 हो गए। ये जो इंक्रीज है, चेंज, इसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। गॉट इट क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा बात पे।
2023 अप्रैल 1 हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, सीए वगैरह 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 मिला के 1 करोड़ लोग थे। ऑन 31 मार्च 2024 ये नंबर 1.4 करोड़ हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी ऑब्जर्व चिल्ड्रन? क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? 40 lakhs। ये हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इतना समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल and this is also called as what? Human capital. So human capital is a means in the sense that it consists of skills। ये मैंने आपको बता दिया, कुछ खास यहां लिखा नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एंड इटसेल्फ। ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ लोग एट द स्टार्ट थे और एंड में अच्छा स्किल सेट पोजेस करने वाले कितने हो गए? 1.4। इन 1.4 को इंडिपेंडेंटली ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा बात पे, इंडिपेंडेंटली दे आर कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल। और जब आप कंपेयर करोगे कि स्टार्टिंग में 1 करोड़ ही थे जो अब 1.4 हो गए, तो कंपेयर करके ये क्या बन जाएंगे? ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? So it refers to the development of individual as a valuable personality by acquiring good education, good health occurs when more and more individual in the society are educated, healthy and skill oriented. तो 1 करोड़ लोग independently human capital, 1.4 crores independently human capital. But when you correlate 1.4 with 1, तो 1.4 will be called as human capital development. Got it clear? और जो 40 लाख बढ़े, this is human capital formation. तो जरा इसको भी आप कॉपी कर लें। मैं कलर से इसको अटैच कर देता हूं इसके साथ, ताकि आपको ये याद रहेगा कि हमेशा कंपेयर करने पे ही ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट आएगा। क्विकली पुट इट, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपने सोमालियन पायरेट्स का नाम सुना होगा। उनके लिए शिप्स को लूटना वगैरह, लोगों से पैसे लेना भी एक तरह का बिजनेस है। Got it clear? बिकॉज देश इतने गरीब हैं, तो सो कॉल्ड वो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज तो है नहीं ना, ज्यादा उनके यहाँ खेती बाड़ी है, तो किस पे डिपेंडेंट है? जो शिप्स वगैरह निकलते हैं उन्हीं को अटैक करते हैं। तो सर शिप्स तो बहुत दूर में जाता है, एकदम डीप वाटर्स में, तो वो कौन एम्बैंकमेंट में खड़े रहते हैं? वो भी अपनी छोटी बोट से वहां चले जाते हैं, और जब लगता है कि शिप लूटने लायक है तो उस पर दावा बोल देते हैं। और अगर पता लगा वो आर्मी वगैरह या नेवी के शिप्स होते हैं तो पंगा नहीं लेते, कभी कभी उनसे ही पंगा ले लेते हैं, डिपेंड करता है ताकत क्या होगी उनकी। सिमिलरली अगर हम बात करें कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट है? टेररिज्म फंडिंग पे। आज ही पाकिस्तान वालों ने जर्नल एंट्री पास की, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू अटैक। उनके आतंकवादियों का हमला हो गया, मतलब अपने ऊपर ही हमला कर लिया उन्होंने। पॉट इट क्लियर? तो ड्राइंग्स हो गई। तो इन दैट केस ये उनके लिए भी एक तरह की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, बट हम उसे नेगेटिव सेंस में लेते हैं। समझ में आ गया? बिकॉज हमारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में ये सही एक्टिविटी नहीं है। तो भाई चोर का तो काम है चोरी करना, उसका तो प्रोफेशन है, बट पुलिस के लिए वो गलत है। समझ में आई बात? तो पहले चोर लोग चेन स्नैचिंग करते थे, आजकल हिप्नोटिज्म सीख गए, जादू टोना। तो ये भी क्या है? एक तरह का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उनके लिए, बट हमारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में इट इज बैड। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ। पढ़ा लिखा इंसान, आपने काफी स्कूल्स की टैगलाइन पढ़ी होगी, विद्या ददाति विनयम। इट मींस व्हाट? व्हेन यू अटेन एजुकेशन यू बिकम पोलाइट। आई रिपीट, यू बिकम पोलाइट। मेनी पीपल यू मस्ट हैव सीन पढ़े लिखे हैं, बट बात करने की तमीज ही नहीं है, खूब चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, ऐसे लगेगा हमेशा लड़ ही रहे जैसे। समझ में आ गया? दे मे बी having certificates and degrees which indicate that they have qualified certain classes, but क्या आप इसे educated person बोलेंगे? Absolutely not. So human capital generates a change in emotional and material environment of growth. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज देयर इज अ टीचर और एक स्टूडेंट का एग्जाम हुआ, लेट अस से 80 मार्क्स का, और किसी बच्चे के 75 आ गए, और दूसरा बच्चा आउट ऑफ 80 72 लेके आ रहा है। तो क्या 72 वाले क्लास से बाहर निकाल दें कि तुम बेकार हो? नहीं नहीं नहीं, उसको बताना चाहिए कि भाई तुम भी मेहनत करो। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और किसी लड़की के 96 मार्क्स आ गए, दौड़े मार मार रोना चालू, भयंकर एकदम, हाय राम मेरे 4 नंबर कहाँ चले गए। लड़कियों के अंदर थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनको पूरा 100 में 100 चाहिए। अरे टीचर भी डरता है नंबर देने से, वो 100 नहीं देगा, 99 दे देगा।
तो ऐसे बच्चे कभी रोते हैं तो पेरेंट्स का कॉल आता है, सर इनको कुछ समझाइए, तो मैं एक ही डायलॉग बोलता हूँ, क्यों रो रहे हो, 3 लड़के पास हो जाते हैं इतने नंबर में कम से कम। जाके उन बच्चों से पूछो जिनके 27 नंबर आते हैं 100 में से, वो भी कम से कम खुश रहते हैं, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इट क्लियर? तो अगेन टेक एनी कंपटीशन एज वेरी हेल्दी। तो अगर टीचर 75 वाले को बोलता है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल, उससे क्या बोलता है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, बच्चा मन ही मन कह रहा है इतना ही सर कर लिए बहुत था, हम तो 27 सोच के आए थे एग्जाम देने, ये तो बगल वाले से छाप आपके 72 आ गया और मेरे टैलेंट पे आप शक किए जा रहे हैं। तो टीचर को उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, भाई तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। गॉट इट क्लियर? तो जैसे भाई मेरी तो अप्रोच है, एग्जाम के पहले जितना भी डांट डपट दो, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आ जाए ना, तो काफी बच्चे हैं, मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। आई हैड अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट चिल्ड्रन इन माई 2009 बैच आई सपोज शायद, और उसके अकाउंटेंसी में 40 मार्क्स आए, शी वॉज फ्रॉम आईएससी बोर्ड, और इतनी बेचारी डिप्रेस हो गई, इतनी डिप्रेस हो गई, कह रही सर मैं फिर से दूंगी अकाउंट्स का एग्जाम। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया, क्या करोगी फिर से एग्जाम देकर, तुम्हें सीए करना है? कह रही नहीं सर मेरा सीए में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है। मैंने तुमने तो पहली गलती कर दी कॉमर्स लेकर, तुमको कॉमर्स लेना ही नहीं चाहिए था, टोटल फालतू का सब्जेक्ट है अगर सिविल सर्विसेज करना है तो मैंने बहुत समझाया, उस बेवकूफ के दिमाग में मेरी बात घुस गई कम से कम। यू वोंट बिलीव इन चिल्ड्रन, बीकॉम फर्स्ट ईयर में उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। गॉट इट क्लियर? तो ये जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स कुछ कम आ गए तो बहुत खराब हो गया, या ज्यादा आ गए तो बहुत अच्छा हो गया। और उसकी बहुत करीबी सहेली जिसने उसके स्कूल में टॉप किया था, दैट वाज आल्सो माय स्टूडेंट, शुभोनिता नाम था, उसके भी 94 96 मार्क्स कुछ परसेंटेज में आए थे। बेचारी 3 अटेम्प्ट सीए में लुढ़क गई फाइनल्स में। सर अब क्या करें, छोड़ दें? मैंने नहीं, लगे रहो, अभी कौन शादी करने की उम्र आई है, अगले अटेम्प्ट में पास हो गई, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बस पढ़ा लिखा इंसान वही है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले। अंडरस्टैंडिंग, बेकारी आपको मिल जाए, पैसे मांग रहा है 10 रुपए, आपने दे दिए, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप पूछिए क्यों चाहिए पैसे, भाई खाना खाएंगे, आओ चलो हम तुमको खाना खिला दें। अंडरस्टैंडिंग, तो ये प्रोफेशन बन गया भिखारियों का। तो आपको अपना मेंटल बैलेंस ठीक रखना है। So emotional environment becomes conducive to growth and people tend to acquire growth oriented attitude and aspiration. तो never think of नंबर थोड़े से कम हो गए, हाय राम अब क्या होगा। कभी आपने SUPW के मार्क्स अच्छे करने का सोचा बच्चों? नहीं सोचा ना। आपने वही 5 दलितर सब्जेक्ट जो थे उन्हीं के पीछे भागते हैं। गो टू इंटरनेशनल लेवल कॉलेजेस लाइक हार्वर्ड कैम्ब्रिज, पता है वहां पे आपसे क्या पूछेंगे? टू इंटरनेशनल म्यूजिक कौन सा आता है आपको? एनी 3 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जिसपे आपको कमांडो, रीडिंग, राइटिंग एंड ऑल? नहीं, ये सब तो कुछ नहीं आता। हमारा परसेंटेज 99.25 था। वो कहेंगे इसको आप जेब में रखिए, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। आप जीवन को कैसे मैनेज कर पाएंगे? अगर आप हमारे यहाँ जीमैट क्वालिफाई करके एमबीए करने आए और आप हैं एक अमेरिकन बिजनेसमैन, गॉट इट क्लियर, और हम एक चाइनीज बिजनेसमैन, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती? तो आप एमबीए करके करेंगे ही क्या? आप बेकार हैं सोसाइटी के लिए। समझ में आ गया? आप कैसे अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे जब वो थोड़ा सा डाउन फील करेगा, जब उसका टारगेट पूरा नहीं होगा, अपनी ये 99.25 वाली मार्कशीट दिखाकर? नो नो नो। आपने कभी पब्लिक एड्रेस किया है, प्रोग्राम किया है, कभी माइक पे आपने बोला है, कभी एलोक्यूशन किया आपने? सर ये सब तो हमारे यहाँ सिखाया ही बहुत कम जाता है। हमारे घर वाले भी, स्कूल वाले कह रहे 5 सब्जेक्ट पढ़ो बस। ये 5 सब्जेक्ट सिर्फ इंटेलिजेंस बढ़ाएंगे बस। को करिकुलर से ही जीवन में इंसान कुछ कर पाता है। समझ में आ गया? मेरे को बहुत अच्छा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह आता है, बट आई एम अनेबल टू स्पीक प्रॉपरली। बच्चों को देख के डरते हो, क्या होगा कहीं मेरे को लोग सो कॉल्ड गलती पे जेल ना भेज दें? विल आई बी एबल टू टीच? एब्सोल्युटली नॉट। तो को करिकुलर पे बहुत फोकस होना चाहिए, यही एजुकेशन है चिल्ड्रन। क्यों आपके टीचर्स आपको कहते हैं जाओ असेंबली में जाके कुछ बोलो, चलो एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट करो? वो आपके अंदर की झिझक, डर, हेजिटेशन को बाहर ला रहे हैं। समझ में आ गया? Material environment becomes helpful to growth as society now possesses higher number of skilled person. ऐसा नहीं हमारे यहाँ स्किल्ड लोग पहले नहीं थे, बट सर्टिफाइंग एजेंसी नहीं थी। नाउ हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेटअप किया, जिसके अंडर एक इंस्टीट्यूशन खोला कॉल्ड एज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी। ढेर सारे कोर्सेज यहाँ पे बनाए, ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स को एफिलिएशन दिया, और बोला बच्चे आपके पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अब जब हम वर्ल्ड बैंक को इंटरनेशनल स्फीयर में अपना डेटा देंगे, भाई इंडिया की पॉपुलेशन 141 करोड़ है, जिसमें से हमारे पास 25 करोड़ हाईली स्किल्ड टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली लोग हैं, तब कनाडा के बिजनेसमैन इंडिया में आकर मोबाइल फोन की फैक्ट्री सेटअप करेंगे।
वो इस डेटा को कंफर्म करेंगे। तो डेटा का कंफर्मेशन कहां से होगा? कोई सर्टिफाइंग एजेंसी होनी चाहिए इसके लिए। व्हाट इट? मशीन चलानी आती है तो भाई काम है, नहीं आती तो जय माता दी। तो अगर आपको कोडिंग आती है बच्चों तो हम आपको जॉब देंगे। अगर आपने पुराना C++, .NET, जावा ये सब सीखा है, ब्लूजे जो अब मार्केट में एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो हम आपको बढ़िया कंप्यूटर दे भी दें अगर कोडिंग वाला और आपको कोडिंग आती नहीं, विल यू बी एबल टू यूज दैट? नॉट एट ऑल। तो फैक्ट्रीज में आजकल ऑटोमेटेड मशीन्स लग गई हैं, तो उसके लिए हमको जो इंजीनियर्स भी चाहिए, दे शुड ऑल्सो पोजेस अ वेरी हाई डिग्री ऑफ स्किल और लो डिग्री ऑफ स्किल। हाई डिग्री ऑफ स्किल। समझ में आया कि नहीं आया? आपके पापा मम्मी बहुत बिजी हैं, उन्होंने एक मेड रख ली घर में कपड़े धोने के लिए। अब मेड 2 आवर्स लेगी मैनुअली कपड़ा धोने में और 30 मिनट्स लगेंगे मशीन के अंदर कपड़े डाल के प्रोग्राम सेट करके साबुन डालने में। तो मेड कहेगी भाई मैनुअली अगर आप काम कराएंगे तो मैं 3000 पर मंथ लूंगी, और अगर आप वॉशिंग मशीन रख लीजिए तो आई चार्ज 1200 रुपीज पर मंथ। मेड को क्या नजर आ रहा है? 30 मिनट में एक घर निपटाऊंगी तो 2 घंटे में 4 घर, कितने पैसे हो गए मेरे? 4800। तो मैनुअली काम करवाएंगे तो 2000 3000 रेट है, और मशीन अगर आपके घर में है तो मेड आपसे पैसे कम लेगी। समझ में आ गया? और आप मशीन किस मेड को चलाने देंगे? जिसको मशीन चलानी आती हो या जिसको ना आती हो? जिसको आती हो। तो हमारी फैक्ट्री में तो मशीन्स बड़ी हाई फाई हैं। हमने कैफे कॉफी डे ओपन कर लिया, ब्रांच फ्रेंचाइज। आपने IHM पूसा से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, आपके पास स्किल है कैसे ऑटोमेटेड मशीन में फैक्ट्री में या सो कॉल्ड कैफेटेरिया में कॉफी बनानी है, आप हमारे लिए फिट है, आइए। बट जिसको ऑटोमेटेड मशीन में काम करना नहीं आता, क्या हम उसको जॉब देंगे? नॉट एट ऑल। तो आप अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए हैं, IHM पूसा से होटल मैनेजमेंट कर लिया, तो भाई क्रूज में जॉब लग जाएगा। किसी आलतू फालतू घटिया इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट कर लीजिए तो पप्पू ढाबे पे जॉब लगेगी आपकी। पप्पू ढाबे वाला 5000 महीना देगा, ओबरॉय वाले 5 लाख महीना देंगे। थर्ड इज चिल्ड्रन इनोवेटिव स्किल्स। लाइक मैंने जब एक दो यूट्यूब चैनल पे चेक किया कि रिकॉर्ड कैसे करेंगे अपना वीडियो, तो उन्होंने बताया कि OBS रिकॉर्डर, स्टूडियो, फिर स्टूडियो डाउनलोड कर लीजिए एंड ऑल दैट, टोटल नाटक। मेरे को लगा जूम बढ़िया है, ये रिकॉर्डिंग भी फ्री में कर देगा। सिर्फ प्रॉब्लम एक है, मेरी इमेज हाई डेफिनेशन नजर नहीं आएगी। तो भाई पढ़ने वाले को कंटेंट चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, मेरी इमेज से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो व्हाट आई डिड, आई यूज्ड इनोवेशन कि जूम हमारी रिकॉर्डिंग भी कर देगा और उसी वीडियो को हम अपलोड भी कर देंगे, तो हमें एडिशनल रिकॉर्डर की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? कॉपी कर लीजिए पॉइंट चिल्ड्रन विद द नेक्स्ट वन, देन एक्सप्लेन। तो चिल्ड्रन स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स कैन सर्टेनली हैंडल मशीन्स बेटर देन अदर्स। आपके घर में मेड आ रही है झाड़ू पोछे के लिए और उसको जरा भी वैक्यूम क्लीनर चलाने की ट्रेनिंग नहीं है, विल मम्मी टेक द रिस्क एंड गिव हर अ वैक्यूम क्लीनर? एब्सोल्युटली नॉट, मम्मी ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगी। और प्रोडक्टिविटी उसकी कम होगी क्योंकि वो मैनुअल झाड़ू पोछा लगा रही है। ज्यादा मॉब दे देंगी मम्मी उसको। ये सो मॉप आता है ना, वो मिल्टन वाले से गड़गड़ करते हैं उसको। बट अगर स्किल है उसके अंदर तो मम्मी उससे कहेंगी जल्दी झटपट काम करके वापस जाओ और वैक्यूम क्लीनर यूज कर लो। इनोवेटिव स्किल। इनोवेशन क्या होता है ये तो सबको पता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज में कुछ नया ऐड करना इज नोन एज व्हाट? इनोवेशन। मिक्सर ग्राइंडर देखा है बच्चों? आजकल वो हैंड ब्लेंडर्स आ गए हैं। आपको कॉफी शेक करनी है या कोल्ड कॉफी बनानी है तो आप उसके जार में इंग्रेडिएंट्स ऐड करके ब्लेंडर से शेक कर लीजिए। क्या आपको मिक्सर ग्राइंडर गंदा करने की जरूरत पड़ेगी? नो। सो मेरी जीके बहुत स्ट्रांग तो नहीं है। BRAUN, ब्राउन वॉज द फर्स्ट कंपनी, व्हाट एज फार एज आई थिंक ऑफ, जिसने हैंड ब्लेंडर कंट्री में बनाए थे। उसके बाद एक कंपनी आई चिल्ड्रन, मॉर्फी रिचर्ड्स, इंडिया में इसका हैंड ब्लेंडर बड़ा फेमस है। तो ये क्या था? ये इनोवेटिव स्किल थी उन इंजीनियर्स की जिन्होंने मिक्सर ग्राइंडर बनाया कि भाई छोटे काम के लिए मिक्सर उठाओ, उसके अंदर दूध डालो, पानी डालो, कॉफी डालो, चीनी डालो, वनीला फ्लेवर आइसक्रीम डालो, बहुत गंदगी मचती है। तो इट इज बेटर कि अगर 1 कप कॉफी बनानी तो हैंड ब्लेंडर कुड बी बेटर। कंपनी की सेल बढ़ गई। समझ में आ गया? कपड़ा धुल तो जाएगा, प्रेस कैसे करेंगे इस्त्री? तो उसके लिए रेमंड्स वालों ने एक बढ़िया फैब्रिक लॉन्च कर दिया। और क्या बोला उस फैब्रिक को? रिंकल फ्री। रिंकल फ्री मतलब ये ट्विंकल ट्विंकल नहीं करेगा, कपड़े धोने पे जो सिलवट या वट पड़ जाते हैं वो नहीं आएंगे। तो भाई ये इनोवेटिव है। तो जो ऑफिस गोइंग लोग हैं जिनको लगता है प्रेस करने में टाइम बहुत वेस्ट होगा, दे विल प्रेफर दिस टाइप ऑफ गारमेंट। अब ये कौन बनाएगा? जिसने इंजीनियरिंग की अच्छी पढ़ाई की हो।
आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छी की, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में अच्छा सा पढ़ लिया था, NIFT से बीटेक प्रोग्राम कर लिया, लेटेस्ट से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग का, और रिंकल फ्री कपड़ा बना रहा। तो अब रिंकल फ्री कपड़ा अगर मैंने बनाया, मेरे को पता है इसके टेक्सटाइल में क्या कॉम्पोजिशन है, कितना सिल्क, कितना कॉटन, कितना पॉलिस्टर, तो विमल शूटिंग्स और शर्टिंग्स वालों ने मेरे को 10 करोड़ रुपए के पैकेज पे हायर कर लिया, बिकॉज आई हैड इनोवेशन। समझ में आ गया? तो मैंने ये ऑनलाइन पढ़ाना कभी किसी से नहीं सीखा, धीरे 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 सीखते सीखते प्रोफेशनल हो गए। नहीं तो आई रिमेंबर माय फर्स्ट डे ऑफ क्लास, वो घर में जब पेंटिंग होती है तो वो एक स्लांट सी सीढ़ी होती है ना, जिसको हिंदी में घोड़िया बोलते हैं हम लोग, घोड़ी, वॉट इट, क्यों घोड़ी पे चढ़ने के लिए वही सीढ़ी यूज होती है। तो पहले दिन बच्चों आई रिमेंबर, उसी में एक बड़ी सी सेल्फी स्टिक टांगी गई, रस्सी से उसको बांधा गया और उस पर मोबाइल लगाया गया, और कभी मोबाइल जूम इन करे, कभी जूम आउट करे, कभी इमेज ऐसे खिसक जाए। तो फिर उसके बाद सोचा कि ये बेकार है। फिर धीरे धीरे जूम पता लगा कहीं से, देखा यूट्यूब पे वीडियो कैसे जूम को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जूम इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया। फिर उसे पता लगा कि भाई कैसे चीजों को लिखा जाए। तो अर्लियर आई यूज टू डू व्हाट, ये मोबाइल फोन था, इसी के कैमरे से शीट पे लिखते थे और कैमरा ऊपर से स्लाइड करते जाते थे। तो बहुत देहाती तरीके से क्लास चलती थी एकदम। देयर आफ्टर स्क्रीन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। बट इस साल अभी नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है मेरे गूगल बार्ड AI पे, स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया ड्राइव पे, और बार्ड अंकल से पूछा कैन यू रिकॉग्नाइज दिस, वो बोलते हैं यस। मैंने कहा फ्रेम 25 MCQs ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, झट से चला है, मैंने आपके क्लास ग्रुप में डाल दी है। समझ में आया? तो व्हाट इज दिस, ये क्या है? इनोवेटिव स्किल है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो जब भी समय मिलता है तो ये सब हरकतें भी करता रहता हूं मैं। चलते हैं आगे। higher rate of participation and equality. A person who is the son of a farmer and a person who is the son of an industrialist, definitely two children, better access to education किसके पास होगा? son of an industrialist, son of सरदार नहीं, और son of a farmer children। चलिए, ये बात किसी जमाने में एकदम सही थी, बट इस यूट्यूब के फ्री एक्सेस के आने से इंफॉर्मेशन की जो कॉस्ट है दैट हैज बेयरली कम डाउन टू व्हाट, 0। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप 11th-12th का पूरा कोर्स वेयर सारे सब्जेक्ट्स का फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। वो बात अलग है, मैं एग्जाम टाइम पे इसको अनलिस्ट कर देता हूं ताकि सब लोग को फोकट का एक्सेस ना मिले। लॉजिक समझ में आ गया? तो इन दैट केस भाई, अब जब टेक्नोलॉजी आ गई, जब ह्यूमन कैपिटल की बात आई, तो कुछ बच्चे जो फार्मर के संतान थे, जो पैसे नहीं खर्च कर सकते, व्हाइट हैट जूनियर से कोडिंग सीखकर वो यूट्यूब के किसी चैनल पे क्या करेंगे, फ्री में कोडिंग सीख लेंगे। तो अब ये बच्चा भी अप्लाई करेगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए, और ये बच्चा भी अप्लाई करेगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए। जिसके पास बेटर स्किल चीप कॉस्ट पे रेंडर करने की कैपेसिटी होगी, माइक्रोसॉफ्ट उसको हायर कर लेगा। सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन मोर एजुकेटेड एंड लेस एजुकेटेड तो रहेगा ही रहेगा। डिफरेंस बिटवीन एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन, इट हैज सो कॉल्ड गॉन जीरो। ये यूट्यूब ने एक ब्रिज बना दिया है। तो किसी भी चीज का ज्ञान आपको लेना हो, हाँ, अब सही मिलेगा, गलत मिलेगा, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होगी, ये आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह चल रहा है। बट अगेन पार्टिसिपेशन रेट हैज गॉन। समझ गए बात को चिल्ड्रन? बात को समझ गए? चलिए, सो एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस? सो पीपल अंडरस्टूड कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सो कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा स्टेप है, हमेशा याद रखिएगा, इट इज NSDC एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ओके, चलिए, तो जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। तो गांव से भी कोई बच्चा गया बेंगलुरु माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने, वो भी 10 लाख कमा सकता है, और कोई मुंबई से गया, वो भी 10 लाख कमा सकता है। चेन इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो स्किल्ड पीपल की अवेलेबिलिटी कंट्री में ज्यादा होगी। आतंकवादी ना बन जाए वो लोग। बेटर एंड एफिशिएंट यूज होगा फिजिकल कैपिटल, मतलब जो आपके पास मशीन्स हैं चिल्ड्रन, आप उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे अगर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। i11 प्रोसेसर आ गया इंटेल का, समझ में आ गया? फुल हाई डेफिनेशन स्क्रीन भी आ गई, बेस्ट कोडिंग टूल्स भी आ गए। बट अगर हमारे यहाँ कोडर ही नहीं है,
क्या हमें इन सब चीजों का कोई काम है? हमें इनका कोई भी काम नहीं है। फेरारी गाड़ी खरीदने का कस्टमर तो इंडिया में है, बट उसको रिपेयर करने वाली वर्कशॉप नहीं है, और मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करके आया हूं। तो भाई नौकरी करने से अच्छा अगर मैं 3M कार केयर का फ्रेंचाइज ले लूं और यहाँ पे सारी इंपोर्टेड कार्स की सर्विसिंग करूं, दैट टू एट अ रिड्यूस कॉस्ट, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर कम पैसा कमाएगा, ये जो सर्विस सेंटर वाला होगा पैसे ज्यादा कमाएगा। भाई कंपनी को तो 5 रुपए का काम करके दोगे, आपको 25 पैसा देंगी, अपने काम में प्रॉफिट ज्यादा है। द प्रोडक्टिविटी लेवल विल गो अप। जॉब है 8 आवर्स का, तो 15 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं रुकेंगे। अपना बिजनेस है तो 24 में से 22 घंटे रह जाएंगे वहां पे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ज्यादा कमाएंगे तो देश की कमाई भी बढ़ जाएगी। देश की कमाई जब बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, हम भी प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे, हम भी एक्सपैंड करेंगे अपना बिजनेस, गवर्नमेंट भी सेटअप करेगी न्यू प्रोडक्टिव एरियाज, एम्प्लॉयमेंट लेवल वुड इंक्रीज। मोर एम्प्लॉयमेंट इंडिकेट्स मोर इनकम, मोर इनकम इंडिकेट्स मोर एक्सपेंडिचर। गॉट इट क्लियर? तो पहले मान लीजिए आपकी सिटी में 5 सर्विस सेंटर थे, अब 50 हो गए हैं, तो उन लोगों को जो नया जॉब मिलेगा वो अपने बच्चों को अब अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल फिर से हो जाएगा। समझे इस बात को? डेज वर देयर वी हैड ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, अब नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर देयर, और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से कितना अच्छा काम कर रही है। क्यों? इन्होंने सबसे अच्छा जो काम किया दैट इज इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। बीटेक करने के बाद भी इंफोसिस क्यों बच्चों को कहता है 6 महीने की ट्रेनिंग लो? क्योंकि बीटेक में जो कोर्स पढ़ाया गया वो आउटडेटेड था, एमबीए में जो कोर्स पढ़ाया गया वो आउटडेटेड था। बट अगर कॉलेज ने अपना एमबीए इन मार्केटिंग का प्रोग्राम चल रहे हैं एमवे के साथ एसोसिएट कर लिया, बीटेक प्रोग्राम इज बीइंग एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, तो जो लेटेस्ट इंडस्ट्री में चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट सिखा देगा, और जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या यूजीसी बोलते हैं वो कॉलेज आपको पढ़ा के सिखा देगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अभी बीच में मैंने आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें टेक केयर लिखा हुआ था, और एक वीडियो भेजा था जिसमें सो कॉल्ड मुंबई से दिल्ली का 1350 किलोमीटर का एक रोड नेटवर्क था। व्हाई दीज थिंग्स आर बीइंग सेंट टू यू चिल्ड्रन? ताकि आपको रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए आपको। गॉट इट क्लियर? अब इकोलॉजिकल एनवायरमेंट से कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। जहां पे फ्लाईओवर्स बने 1350 किलोमीटर, समझ लीजिए अगले 135 साल लोगों को एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं, अगल बगल यूनिवर्सिटी सेटअप हो जाएंगी। क्यों? कनेक्टिविटी इज देयर। आई रिपीट, देयर इज कनेक्टिविटी। आई एम नॉट सेइंग कि आप दिल्ली में रहते हो तो मुंबई पढ़ने जाओ, उस हाईवे के अगल बगल ढेर सारे स्टेट्स हैं, 4-5 स्टेट से गुजरेगा वो हाईवे। तो समबडी इज लिविंग इन मुंबई, उसको मान लो एमपी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, पहले उसकी मम्मी और पापा डरते थे, हाय राम डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, मेरा बेटा कैसे जाएगा? बट इस हाईवे के थ्रू जो टाइम ट्रेन से पहले 10 घंटे का लगता था, बाई बस 4 आवर्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं उसको। तो आपके पापा इजिली आपको बाहर पढ़ने भेज देंगे, तो डिमांड क्रिएट होगी, अगल बगल फिर हॉस्टल्स होंगे, टीचर्स आएंगे, कैफेटेरियाज बनेंगे, पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, समझ लीजिए। ओके, द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो है, बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं बच्चों। पहला प्रॉब्लम क्या है? राइजिंग पॉपुलेशन। इज इट पॉसिबल इन आवर कंट्री कि हमारे जो एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कोर्सेज हैं, इनके कुछ सर्टिफाइड सेंटर्स होते हैं चिल्ड्रन, एंड थ्रू दीज सर्टिफाइड सेंटर्स नेसेसरी स्किलफुल ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया ना, 30+30 स्टूडेंट्स के 2 बैचेस होंगे, और हर स्कूल को 2 कोर्सेज सीबीएसई के चलाने पड़ेंगे स्किल एजुकेशन से रिलेटेड। क्या बच्चों एक स्कूल 60 बच्चों को एजुकेशन देगा तो मैक्सिमम लोग ट्रेन हो जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। सो हमें उनकी हाउसिंग का भी ध्यान रखना है, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पावर सप्लाई, इन सब लोगों को ये सब चीजें तो मिलती नहीं है। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सबको सर्टिफाइड ट्रेनिंग मिलेगी? बट अगेन अगर नहीं देंगे तो कोई भी सर्टिफाइड नहीं हो पाएगा, किसी के अंदर भी स्किल डेवलप नहीं होगी, बट इनसे एटलीस्ट कुछ डेवलपमेंट होगा। अभी गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुल हुआ तो हो सकता है आपके स्कूल ही डबल शिफ्ट में चलने लग जाए। एक शिफ्ट तो नॉर्मल लोगों को जो फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है वो, दूसरी शिफ्ट में उतने ही 2 से 2,500 बच्चों की जो सीटिंग कैपेसिटी 5,000 बच्चों की आपके स्कूल में है, उनको स्किलफुल ट्रेनिंग दी जाएगी। कितना नया एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सोचिए। जो बेचारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए परेशान रहते हैं उन टीचर्स को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंड दे विल बी हैंडसमली पेड एज वेल चिल्ड्रन।
ब्रेन ड्रेन. व्हाई पीपल स्टडी इन इंडिया एंड गो अब्रॉड चिल्ड्रन? क्योंकि वहां पे अगर $4,000 भी कमा लिए, 80 रुपीज का भी डॉलर हुआ चिल्ड्रन, व्हाट इज द पर मंथ सैलरी? 3,60,000. वहां के लिए ज्यादा नहीं है. वहां पे आप $4,000 कमा रहे हैं ना, महीने में $3,000 आपका खर्च भी हो जाएगा. बचेगा कितना? सिर्फ 1,000. बट थोड़ा सा लोग कंजूसी से रह लेते हैं, जमादार भी नहीं रखते अपने घर में, साफ सफाई भी खुद ही कर लेते हैं और कहते हैं गंदगी नहीं होती इतनी ज्यादा. बट ऐसा थोड़ा बिल गेट्स के घर में नौकर होते हैं. जब ये पैसा इंडिया आता है चिल्ड्रन, then people have the feeling of being rich. So they are born, educated and trained in India, but where do they work? Some outside country. So here human capital formation is zero basically. So ये माइग्रेट क्यों करते हैं और कौन लोग माइग्रेट करते हैं? साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स एंड एजुकेशनिस्ट. एक आईआईएम का प्रोफेसर चिल्ड्रन, शायद उसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना होती होगी, साल भर का कितना कमा लेगा? 24 लाख मिनिमम. गल्फ की किसी यूनिवर्सिटी में भी अगर प्रोफेसर बन गया चिल्ड्रन, इंडियन करेंसी में 1 करोड़ से कम सैलरी नहीं है. जितना यहां कमाता था, खर्च करने के बाद उससे डबल बचा लेगा वहां पे. सो डेफिनेटली आप भी अगर होंगे तो वहीं जाएंगे इंडिया में. नहीं 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 सर, मैं अपने देश के लिए हूं, सिर्फ तब तक जब तक बाहर जाने का मौका नहीं मिलता. गॉट इट क्लियर? तो ब्रेन ड्रेन मजबूरी है, कोई जान पूछ के नहीं जाना चाहता. के सो दिस इज अगेन अ थ्रेट चिल्ड्रन. आर मैन पावर प्लानिंग इज वेरी पुअर. कितने लोगों को जॉब चाहिए और हमारे पास जॉब्स कितने हैं, हम इसकी प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं. देर आर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इन द कंट्री चिल्ड्रन. अपना नाम वहां पे रजिस्टर करा दीजिए, शायद 2-3 इनकारनेशंस के बाद आपका कॉल आ जाए, नौकरी लग चुकी है. 3 जन्मों के पहले नाम लिखवाया गया था, आज जॉब लगा है. तो डिमांड सप्लाई इज वेरी प्रॉब्लमैटिक. कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जब एग्जाम कराती है तो सबसे पहले वहां एग्जाम होता है. अगर पेपर नहीं आउट हुआ तो एग्जाम के बाद व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन? कोर्ट केस हो जाता है. और कोर्ट केस के बाद ये वैकेंसी डिले हो जाती है और जॉब मिलना एक सपना हो जाता है, ड्रीम कम ट्रू. सो मैन पावर प्लानिंग इज वेरी 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 डेफिशिएंट. ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए भी एनईपी में ये सिस्टम कर दिया गया है कि चलो भाई कम से कम 4 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लो, एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा डिग्री के बाद, और आप कम से कम इंडिया के अंदर बर्डन भी नहीं बनेंगे. क्यों स्टार्टअप्स को इतना प्रमोट किया जा रहा है? रीजन इज वेरी 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 सिंपल चिल्ड्रन. कम से कम ये लोग नौकरियां मांगेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ एम्प्लॉय कर लेंगे. तो यू वोंट एक्ट एज अ बर्डन टू द इकोनॉमी. ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, everybody knows कि भाई 2/3 of the population in the country lives where children? In rural areas, where agricultural activities are the primary activity. अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होगी चिल्ड्रन, ये जितना एग्रो वेयर हाउसिंग है जीरो हो जाएगा. व्हाट इट क्लियर? सिल्क का कपड़ा मिलेगा ही नहीं आपको. जितना ये लोग पैकिंग वगैरह का सामान, आटा दाल चावल बिकता है, एवरीथिंग विल बिकम जीरो. सो कैन वी लिव विदाउट एग्रीकल्चर? नो. बट यहां पे भी हमें थोड़ी सी प्रोफेशनल स्किल चाहिए. यूपी, एमपी एंड बिहार, यहाँ के फार्मर्स का हाल क्या है चिल्ड्रन? एकदम भिखारी की तरह है, कुछ अपने एटीट्यूड की वजह से और कुछ अपने एप्टीट्यूड की वजह से. वेयर एज गो टू स्टेट्स लाइक पंजाब एंड ऑल, वहां पे आपको किसान ऐसे नजर आएंगे हु ओन मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू ऑल्सो. दे हैव एयर कंडीशन ट्रैक्टर्स. क्यों? एक तो मेहनत बहुत करते हैं, लैंड की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, प्लस उनके पास थोड़ी सी अकल यूपी एमपी बिहार के किसानों से ज्यादा है. गॉट इट क्लियर? सो दे गेट ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग वगैरह आप कितना भी करा लीजिए, माइंडसेट ऐसा है नॉर्थ इंडिया में काफी लोगों के पास कि भाई पैसे हमको फ्री में मिल जाए बिना काम किए. आई रिपीट, पैसे फ्री में मिल जाए बिना काम किए. इसीलिए नॉर्थ इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टीज जो भी होती हैं, वो फ्रीबीज बहुत बांटती हैं. पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो दिस इज अनदर डीमेरिट कि जो इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम ठीक से दे ही नहीं पाते. तो आप कितने एमबीए इंस्टीट्यूट्स वगैरह में चले जाइए, मैक्सिमम जगह जब बोला जाता है ना 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करके आना, तो लोग क्या बोलते हैं? ये डमी सर्टिफिकेट मिल जाएगा. डमी सर्टिफिकेट से आपका एमबीए का कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, बट विल यू बी एबल टू परफॉर्म एनीवेयर? एब्सोल्युटली नॉट. लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. अभी बच्चों से पूछो कि भाई क्या करोगे जीवन में, 99% तो बोलेंगे महा बेकार आदमी, एमबीए करना है.
अब ऐसा लगता है उनको एमबीए करने के बाद पता नहीं क्या सुरखाप के पर लग जाएंगे। बच्चों से कहिए ध्यान से पढ़ लीजिए, अरे सर पढ़ लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 33 ही तो चाहिए सिर्फ। तो पीपल वर्क फॉर व्हाट परसेंटेज? 33%। 90% लोग सिर्फ 33% के लिए पढ़ाई करते हैं। नॉलेज गेन करने का इंटरेस्ट कितना है? 0%। थोड़ा सा रट रटा लिया, गाइड बुक से 2 दिन पहले पढ़ लिया, एंड दे विल क्वालिफाई द एग्जाम, दैट्स इट। सो कितनी यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं, बट इनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं पता है आपको? वर्स्ट। वर्स्ट। ग्रेजुएट तो निकल रहे हैं बट अकल एक भी नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, अपने अपार्टमेंट में, कॉलोनी में जाने वालों से पूछिएगा, उनसे जो एमबीए या बीटेक करेंगे, ठीक है, या कर चुके होंगे, पूछिएगा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। अगर सही आंसर आ जाए तो बता दीजिएगा। आई कैन चैलेंज चिल्ड्रन, 90% लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे आपको कि 2.54 सेंटीमीटर होता है। और डिफिकल्ट पूछना है तो पूछ लीजिएगा 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं। तो मीटर का इंच पता नहीं, इंच का सेंटीमीटर पता नहीं, एंड दे से वी आर एजुकेटेड। वी आर एजुकेटेड। हाउ टू कैलकुलेट द बाइंग ऑफ वुड? लकड़ी खरीदी जाती है ना बाजार में, दरवाजे बनते हैं घर के, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं यही किसी को नहीं पता। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विथ डिवाइडेड बाय 144 होता है चिल्ड्रन। क्यूबिक फिट में कैलकुलेशन होता है इसका। और कह रहे हैं कि हम इंटीरियर डिजाइनर हैं, लकड़ी का नाप आता नहीं, इंटीरियर डिजाइनर बने पड़े हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? क्यों? मैक्सिमम डेटा हम गूगल से देख लेते हैं। किससे देख लेते हैं? गूगल से। चैट जीपीटी हम यूज कर लेते हैं। तो भाई ठीक है, चैट जीपीटी क्या आपको हमेशा सही जवाब देगा? एब्सोल्युटली नॉट। एक सीरीज ऑफ एल्गोरिथमिक कोडिंग है, जो कोड बोला गया वही जवाब दे देगा, और सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ डोंकीज जो हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। डिग्री तो है बट स्किल नहीं है। आई रिपीट, डिग्री है बट स्किल नहीं है। एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन, एकदम ताजा एग्जांपल है, 24 घंटे भी बासी नहीं हुआ। इनकम टैक्स की मैं क्लास ले रहा था ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स की कल। तो वहां पे एक बच्चे ने पूछा कि सर वो हमारे पापा के बड़े भैया ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उनकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी पापा के नाम हो गई, और वो प्रॉपर्टी पापा ने, क्योंकि ढेर सारी प्रॉपर्टी थी तो सोचा जरूरत नहीं तो बेच दी। अब जब उसे बेच दिया तो उस पे हो गया गेन, और इस गेन को क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। और प्रॉपर्टी बहुत पुरानी थी। अंडर सेक्शन 54 एग्जेम्पशंस पढ़ाए जाते हैं इनकम टैक्स में। तो लॉजिक ये है कि अगर आपने 25 लाख की प्रॉपर्टी को 32 लाख में बेचा, व्हाट इज योर गेन? 7 लाख। इस 7 लाख रुपए को आप नेक्स्ट 2 साल में कहीं पे इन्वेस्ट कर दीजिए, प्रॉपर्टी खरीदने में ही, किसी और चीज में नहीं, प्रॉपर्टी खरीदने में, तो आपको सरकार को टैक्स नहीं देना। बट अगर आप अगले 2 साल की बात नहीं करना चाहते और आपने 1 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और वो 7 लाख या उससे ज्यादा की थी, तो भी आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जब आप क्लास 12 में पढ़ रहे थे, मैंने एक प्रॉपर्टी बेच दी और उस पर 7 लाख कमाया। व्हेन यू विल बी डूइंग योर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, 2 साल के अंदर मेरे को एक नई प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, और कम से कम कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 7 लाख। तब मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना। बट अगर जब आप क्लास 11 में थे, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और मैंने वो प्रॉपर्टी मान लीजिए 9 लाख की ली थी, तो भी मेरे को 7 लाख टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन है। द चाइल्ड टोल्ड मी, सर हमने पापा को बताया, बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि सीए कह रहा नहीं ऐसा नहीं होता है, सिर्फ अगले 2 साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो छूट मिलेगी, पिछले साल इन्वेस्ट की गई प्रॉपर्टी पे छूट नहीं मिलेगी। वो सीए भाई साहब मानने को तैयार नहीं था। फिर उस बच्चे ने जब किताब का पीडीएफ बना के भेजा, कह रहा ओ हमसे गलती हो गई, हमने ये सोच लिया, हमने वो सोच लिया। ये हैं क्वालिफाइड सीए, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सीए हैं वो, और पिछले 15 साल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं शहर में। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो जरूरी नहीं सर्टिफाइड इंसान पढ़ा लिखा हो। 90% इंडिया में सर्टिफाइड इंसान बकवास होते हैं एकदम। डॉक्टर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, 4 तरीके की पैथोलॉजी रिपोर्ट करा देंगे और उसी के बेसिस पे दवाई दे देंगे। हो सकता है चेस्ट में पेन हो रहा था, एंजाइना पेन था, हार्ट सर्जरी रेकमेंड कर दिए। अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग ऐसे बहुत एग्जांपल्स आपने सुने होंगे। खैर, सो पीपल अंडरस्टूड दिस लो एकेडमिक स्टैंडर्ड चिल्ड्रन। ज्ञान लीजिए, ज्ञान। ज्ञान का दूध दही मत खाइए। गॉट इट क्लियर? नंबर कम आए ज्यादा है वो एक अलग चीज है, आपके अंदर इंटेलेक्ट है कि नहीं ये बड़ी चीज है। ओके
तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक में, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। पीछे पढ़ा था ना कि एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यहां पे उसका फायदा बताया जा रहा है। कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, कंपाउंडर, नर्स, कुछ भी, आईएएस ऑफिसर, कुछ भी। हमारी क्लास में सब मुर्गा बने हुए हैं। ओके, सो एजुकेशन क्या है ये तो पता है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, इट इंप्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। मेरे को तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है आज के एजुकेशन सिस्टम में। डेज वर देयर चिल्ड्रन, इंडिया में मैक्सिमम बोर्ड्स 1994 तक 11 12 पूरा सिलेबस एक साथ टेस्ट करते थे। गवर्नमेंट इज अपकमिंग विद द रेजोल्यूशन फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स, साल में 2 बार एग्जाम होगा। पहले 200% सिलेबस आता था, 2 साल का सिलेबस एक साथ। अब 1 साल के सिलेबस को 2 बार में टेस्ट करेंगे, तो 2 साल का सिलेबस 4 बार में टेस्ट हुआ। 1/4 इज द लेवल ऑफ एजुकेशन, 1/4। पैसे हैं घर वालों के पास, बढ़िया महंगे कॉलेज में एडमिशन करा दिया, क्या जरूरी आप इंटेलिजेंट होके निकलेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। सो सेंसस 2011 क्या बोल रहा था कि 74.04% पॉपुलेशन इज लिटरेट। एजुकेशन की बात करें तो 5% है बस। 90 to 95% इन द डेवलप्ड कंट्रीज। और हमारे यहाँ लिटरेसी का स्टैंडर्ड क्या पता है ना? अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट नहीं, अ पर्सन हु कैन पुट हिज सिग्नेचर इज कंसिडर्ड टू बी अ लिटरेट पर्सन। इतनी लिटरेसी होने के बावजूद भी तुम गरीब हो, हम रईस हैं, तो तुम जमीन पे बैठोगे, हम कुर्सी में बैठेंगे। समझ में आ गई बात? अभी मैं एक दिन, अनु जी का नाम आपने सुना होगा, वो अंताक्षरी में आते थे पहले, काफी फेमस एंकर है अनु कपूर, बॉलीवुड में अपने। धर्मेंद्र का एक बार एग्जाम्पल दे रहे थे। एक बार धर्मेंद्र बड़े टेंशन में आ गए, तो उन्होंने अपने नौकर को कुछ इल वर्ड्स स्पीक कर दिए, और उनकी मम्मी ने बात सुन ली। उनकी मम्मी ने उनको, उनके नौकर को बुलाया, नौकर बोला अब तुम अपने मालिक को ऐसा बोलो। सो दैट एम्प्लॉय वॉज वेरी हेजिटेंट कि मेरे मालिक है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्या नहीं, तुम बोलो। तो उसने वही बात बोली जो उन्होंने उसको बोली थी। तो माता जी ने पूछा धर्मेंद्र जी से, धर्मेंद्र नाम जानते हैं ना, एक्टर जो है, हेमा मालिनी जी के हस्बैंड, अपने मूवी में आए थे, सनी देओल के पिताजी। व्हाट इट लेयर, कुछ लोगों का भी याद आया। तो सो कॉल्ड उन्होंने पूछा तुमको कैसा लगा? कहने मेरे को बहुत बुरा लगा। कहने इसको भी वैसा ही लगा होगा, ये तुम्हारा नौकर और तुम भी किसी के नौकर हो जब फिल्म में काम करते हो। तो फर्क सिर्फ इतना है, तुम लाखों करोड़ों में कमाते हो, ये हजारों में कमाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो कभी भी इस तरह के डिफरेंसेस अपने बीच में क्रिएट नहीं करेगा। आपने घर में देखा होगा, आपके घर में मेड सर्वेंट है, मम्मी उसको वही खाना देती है जो आप खाते हैं। क्यों? बिकॉज मम्मी इज एजुकेटेड। आपके लोग नौकर हैं, नौकर हैं, अगर वो ना हो ना, कपड़ा ना धुले ना, गंदे कपड़े पहनने पड़ेंगे आपको 5 दिन के। गॉट इट क्लियर? सो ये है इंडिया में एजुकेशन का हाल। किसी बेचारे को देख लेंगे टी शर्ट और निक्कर पहन के, बहुत गरीब है लगता है, और कोई बहुत बढ़िया 3 पीस सूट पहन के, चाहे किराए पे मांग के लाया होगा, ये रईस आदमी है। दिस इज द सोशल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन इज मच वाइडर देन लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब है एबिलिटी टू रीड एंड राइट, हमारे देश में सिग्नेचर होता है। एजुकेशन में प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ होने के बावजूद भी विद्या ददाति विनयम, अगर आप सही तरीके से लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है। ओके, सो ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट एंड ऑल लिटरेट पीपल आर नॉट नेसेसरली एजुकेटेड। कितने लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेज कहीं नहीं गए, बट स्टिल दे टॉक वेरी पोलाइटली, दे आर वेरी 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 हम्बल टू द सोसाइटी। बट यहां पे तो क्या है, थोड़े से पैसे के आ गए, अपने आप को कुबेर समझ लिए। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये तो आपने मॉरल साइंस में पढ़ा होगा। इट प्रोड्यूसेस व्हाट? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। केरला का एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, इस्लामिक स्टेट में सबसे ज्यादा भर्ती वहीं पे होती है, और यूपीएससी सबसे ज्यादा कहाँ के लोग क्वालिफाई करते हैं? बिहार। डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी हमने आदित्य L1 भेजा है कुछ दिन पहले, और अभी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है 2040 तक हमारा पहला एस्ट्रोनॉट कहाँ पहुंचेगा? मून पे पहुंच जाएगा। मेरे पास ऑफर आ रहा है, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वहां से ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाएगी अगर सिग्नल नहीं आया तो। फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। दिन भर आप एसी चलाते हैं, दिन भर, कितना सीएफसी आपके एसी से एटमॉस्फेयर में जा रहा है आपको इसकी उम्मीद ही नहीं है, तो आप बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है। इट एक्सपैंड्स मेंटल होराइजन, मतलब दिमाग बढ़ गया किसी का, 2 दिमाग एक साथ लगा लिए, नो, वे टू थिंक, वे टू स्पीक विद पीपल, वे टू ट्रीट पीपल बेसिकली।
helps economic development through greater participation of people in the process of growth and development. You must have observed many people join NGOs, they do social work, तो they reflect कि भाई they are educated people और सिर्फ पागल की तरह पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं है. Promotes cultural standards of citizens. वेडिंग वगैरह में आपने देखा होगा दिखावा ज्यादा और शादी कम है. लड़का लड़की खुद ही शादी करके घर में चले आए, कह रहे थे पापा मुझे आप तो मानेंगे हमने खुद ही शादी कर ली. कल्चर कहाँ गया उनका? जीरो. समझ में आ गया. इसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई हु हल्ला ज्यादा है. पंडित जी को 5100 की दक्षिणा बड़ी भारी लगती है, बड़ी भारी, बट पता लगा लड़के ने सूट खरीदा 1,01,000 रुपए का, वो सस्ता लगता है. तो चिल्ड्रन, पंडित जी इज इंपॉर्टेंट इन वेडिंग और दैट सूट इज इंपॉर्टेंट? पंडित जी इज मोर इंपॉर्टेंट. समझ में आ गया? तो ये रिफ्लेक्ट करता है लैक ऑफ एजुकेशन. इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी. बाल करा लिया पिंक कलर का, लड़कों के बाल एकदम मुर्गी की तरह हो गए आजकल, तो व्हाट इज दिस? ये पर्सनालिटी डेवलप नहीं तो जोकर लगते हैं, जोकर फटे चीथड़े कपड़े पहन के घूमते हैं लोग आजकल. तो इज इट एजुकेशन? एब्सोल्युटली नॉट. एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा ट्राउजर फट गया क्या, एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा? तो बोलने लग गया नहीं सर ये आजकल का फैशन है. मैंने कहा फिर तो हमारा मुन्ना दूध वाला गैया सबसे फैशनेबल है, वो फटा बोरा ही ओढ़े रहती है दिन भर. चलिए, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ. याद है 12 रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी बताई थी मैंने आपको? मेरे भी अकाउंट से कटता है, आपके पापा मम्मी के अकाउंट से 12 रुपए कटते होंगे चिल्ड्रन हर महीने. देयर इज अ नीड कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज वेरी 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 ह्यूज. आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, फी इज अराउंड 900 to 1500 रुपी फॉर अ ग्रेजुएट प्रोग्राम, बट 1.5 से 2 लाख रुपए हमारे प्रोफेसर्स की सैलरी होती है. तो प्रोफेसर की सैलरी आती कहां से है? फ्रॉम द मनी कलेक्टेड एज टैक्स. तो प्राइवेट सेक्टर इसमें इतना काम नहीं कर सकता. डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन. व्हाई? बिकॉज बहुत कॉस्टली है. आयुष्मान योजना का नाम आपने सुना होगा. आयुष्मान कार्ड भी आपके घर में हाउस हेल्प या मेड का बना होगा. 5 लाख तक का मेडिकल ट्रीटमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. अब आप कहेंगे सर हमारा ही बन जाएगा. आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो आधार कार्ड के साथ लिंक होता है. आधार आपके बैंक और पैन कार्ड के साथ लिंक्ड है, तो पता लग जाएगा कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन को सो कॉल्ड मतलब कंप्राइज करते हैं या नहीं. तो बीपीएल वालों का ही बनता है बेसिकली. पीपल इन पुअर कंट्री, कहां से हमारी कंट्री पुअर है? बिल्कुल नहीं है. cannot afford high price for education and health. Why? Because high price is invested in what? मोबाइल फोन, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, स्मार्ट वॉच. पैसा तो उसमें लग गया. और 12वीं का बच्चा है तो अभी फेयरवेल में साड़ी खरीदनी है, सूट भी खरीदना है, उसका भी खर्चा है. तो कहां से सैंपल पेपर खरीदा जाए? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आई एम देयर एट योर हेल्प. समझ में आ गई बात? ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. ये टेबल है बच्चों, इसको आपको रटना है. ये 15-16 का है. इसके आगे का डेटा देख लीजिएगा, india.gov.in पे मिल जाए. प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स एज ऑफ टुडे लगभग 13 लाख के आसपास. सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स जहां आप पढ़ते हैं 2.52 लाख. कॉलेजेस 39,000. यूनिवर्सिटीज आर 799. ये बहुत बढ़ रही हैं, ये बहुत बढ़ रही है अब. देन प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने चल रहे हैं? 17 करोड़. ये होंगे इस समय कम से कम 25 करोड़ के आसपास. हाई एंड हायर एजुकेशन में 3.2 और हायर एजुकेशन में ओनली 346 लाख. 3 करोड़, 3.5 करोड़, ये लगभग 4 करोड़ के आसपास हो गए होंगे. तो ध्यान दीजिए बच्चों, 17 करोड़ बच्चों ने क्लास 8 तक की एजुकेशन कंप्लीट की, बट ग्रेजुएशन में कितने जा पाए? सिर्फ 3 करोड़. जस्ट 20%. जस्ट 20%. सुपर हाई ड्रॉप रेट ऑफ हाउ मच? 80% का ड्रॉप आउट रेट है. एंड इवन दोज हु आर गोइंग टू स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, आर दे पुटिंग देयर फुल सो कॉल्ड डिलिजेंस इन एजुकेशन? नो. 90% का इंटरेस्ट है. 40 रुपए की घटिया की गाइड बुक खरीदो घटिया सी, और उसको पढ़ के सिर्फ एग्जाम पास कर लो, बस. अकल गई भाड़ में. फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर के सामने कि सरकार हमको नौकरी नहीं दे रही है. तो सरकार को पूछना चाहिए 1 इंच में कितना सेंटीमीटर. अभी मैंने रील देखी थी, फेसबुक पे थी, तो न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट पूछ रहा था क्या पढ़ रहे हो तुम? कह रहा है बीए. तो उसने कहा बीए में कौन सा सब्जेक्ट? शायद आपने रील देखी होगी. कह रहा है बीए बीए. कह रहा है बीए में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? अरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ बताओ. प्लेन बीए. मतलब बीए बटर मसाला भी होगा, बीए चिली चिकन होगा.
समझ में आ गया? तो ऐसे अनपढ़ और गवार टाइप के लोग हैं अपने देश में। ओके चलन, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। एलिमेंट्री एजुकेशन सरकार काफी काम कर रही है, बट इतना ढेर सारा पॉपुलेशन है इस कंट्री में, गवर्नमेंट बेचारी चाह के बहुत ज्यादा कर नहीं पाती। उसके बाद ये मिड डे मील वगैरह के जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो गांव का पंचायत का मुखिया होता है वो पैसा खा जाता है। बिल्डिंग बनवाने के लिए पैसा आया, 4:1 का रेशियो रखना है सैंड और सीमेंट का, ये 40:1 हो जाता है। कितने गांव में तो मुखिया ये सोचते हैं कि कुछ दिन बाद तो प्लास्टर खड़ी जाएगा, तो प्लास्टर कराने की क्या जरूरत है, वो सीमेंट लेके अपने घर में प्लास्टर करवा लेते हैं। गॉट इट क्लियर? ये सब नाटक भी चलता है बहुत ज्यादा। परसेंटेज ऑफ एडमिशन इन प्राइमरी क्लास इज वेरी लो। व्हाई? क्योंकि गांव में किसान क्या सोचता है, बच्चा स्कूल जाके क्या करेगा, हम क्या कर पाए थे। तो उन लोगों के अंदर भी लेवल ऑफ थिंकिंग उतना ज्यादा है नहीं बेसिकली। आप अपने घर में ही देख लीजिए, मेड सर्वेंट आती होगी, क्या उसके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं? बहुत कम, बहुत कम। और अगर जाते भी होंगे तो सिर्फ इतना कि किसी तरह से क्लास टॉप जाए, क्योंकि आउटलुक नहीं है वैसा। ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, इसका क्वेश्चन आ सकता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिमेंट्री एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए लेटस से 4 करोड़ हैं, और पढ़ रहे हैं सिर्फ 1.6 करोड़। तो यू कैन से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज 40%। समझ में आ गया? कितने ऐसे भी होते हैं 11-12 में पंगा ले लेते हैं क्लैट फ्लैट का, उनसे 11वीं 12वीं हैंडल नहीं होता है और चले गए आईटी की तैयारी करने के लिए। तो कुछ ऐसे ही बेवकूफ टाइप के लोग हैं। गॉट इट? समझ में आ गया? चिल्ड्रन समझ में आ गया? सो 1951 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 43% था। प्रेजेंटली इट इज फाउंड टू बी मोर देन 100%। सर ये कैसे हो सकता है? ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द एज ऑफ 6 to 14। एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका नर्सरी, केजी, प्रेप 1 to 5 आता है बस, 1 to 5। और 6 to 14 ईयर्स की एज में चिल्ड्रन आपके अप टिल क्लास 8 के सारे बच्चे आ जाएंगे, अप टिल क्लास 8 के सारे। तो पढ़ने वाले नर्सरी टू 5th के न्यूमरेटर में, और नीचे क्लास 8 तक के सारे। तो इसलिए 100% से ज्यादा हो सकता है। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? पक्का? चलिए। सो जितना ये बड़ा होगा उतना बेटर होगा। ये बताएगा कि ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है। आई रिपीट, ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है। जितने बच्चे प्राइमरी क्लासेस में थे वो आगे अपनी सीनियर क्लासेस अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं। इसी के लिए चिल्ड्रन गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोग्राम, उसके बाद सो कॉल्ड फ्री ड्रेस इन द स्कूल, फ्री बुक्स। और इन बच्चों को जिनको फ्री ड्रेस मिलती है गांव में, ये शादी में पहन के चले जाते हैं। बुक्स जो है ये बेच देते हैं। अनाज जो इनको मिलता है ये भी इसको बेच देते हैं। कलाकार बहुत है हिंदुस्तानी आदमी असल में, यही इनके बच्चे सीखते हैं आगे। तो दे गो टू स्कूल जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग फ्री फूड। आई रिपीट, गेटिंग फ्री फूड। इनका पढ़ाई लिखाई में कोई दूर दूर तक इंटरेस्ट है ही नहीं। इंटरेस्ट हो गिल्ली डंडा खेलने में। पता होगा गिल्ली डंडा क्या होता है? नहीं पता तो यूट्यूब देख लीजिएगा। सो इसी को रोकने के लिए चिल्ड्रन 87-88 में नवोदय विद्यालय स्टार्ट किए गए जवाहरलाल नेहरू जी की याद में, जिनको आज आप जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से भी जानते हैं। 565 नवोदय स्कूल्स आर गिवन, एंड मैं 1-2 बार ये नवोदय स्कूल्स में जा चुका हूं नियर भदोही वाराणसी एरिया। आई हैड अ चांस ऑफ एग्जामिनिंग अराउंड 45 to 50 स्टूडेंट चिल्ड्रन, और लगभग मैंने हर बच्चे को 5-5, 10-10 मिनट एग्जामिन किया। आई आस्क्ड देम फ्रॉम टफर टू टफेस्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। 2-3 बच्चों को अगर आप छोड़ दें तो सब ने दनादन आंसर दिए, बिकॉज यहाँ पे सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। क्लास 6 या क्लास 5 से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फ्री एजुकेशन, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री होता है। इन हाउस रेजिडेंशियल स्कूल होता है, और रैंकिंग बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। और समझ लीजिए जो बच्चा जवाहर नवोदय का एंट्रेंस पास करके ठीक से पढ़ लिया, आईटी, जेई, एमबीए, कैट पैट, उसके लिए फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिन भर पढ़ना ही पढ़ना है। कोई पबजी भी नहीं है, मौसी की शादी भी नहीं है, चाचा जी की एनिवर्सरी भी नहीं है, शर्मा अंकल निपट गए उनके यहाँ भी नहीं जाना है, ये सब भी कुछ नहीं। डिस्ट्रैक्शंस आर जीरो बेसिकली। देन गवर्नमेंट ने केंद्रीय विद्यालय खोले चिल्ड्रन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का ट्रांसफर होता रहता है, उन बच्चों को एडमिशंस के लिए कहीं भटकना ना पड़े। तो 1128 थे एज अगेंस्ट 931। इस समय 1128, ये जो डेटा 15-16 का है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इन स्कूल में पढ़ते हैं 12.6 लाख। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स आर ओके टाइप, कोई बहुत अच्छे नहीं बहुत खराब नहीं।
3 KVs are there, one in Kathmandu, one in Moscow, another in Tehran. ऐसा क्यों? स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम. हम उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, सर्टिफाई करेंगे, तो वो बदले में हमको अपने सो कॉल्ड एयर स्ट्रिप्स देंगे, वो हमारे साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, वो सो कॉल्ड हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बना लेंगे. समझ में आ रहा है? स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, यहाँ ढेर सारे अफगानिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, अफ्रीका से ढेर सारे बच्चे आते हैं. क्यों? क्योंकि वहां से अगर हम 500 बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे तो एटलीस्ट 100-200 हेक्टेयर खेत पे हम खेती करेंगे वहां जाके. गॉट इट क्लियर? हमें वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा. तो उनको दोनों एडवांटेज है. हमारे बिजनेसमैन वहां जाके काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. दे आर अनेबल टू गिव गुड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन. तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंडिया में वो आके पढ़ेंगे, पैसे भी उनको दिए जाएंगे. समझ गए? समझ गए बच्चों? हायर एजुकेशन इज क्लासमेट टेबल के ऊपर खड़े होकर पढ़ना. नो, यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ एजुकेशन. 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. डेटा इज ओल्ड चिल्ड्रन. गूगल करके नया डेटा देखना है आपको. 40 डीम्ड यूनिवर्सिटी. अब बच्चे कहेंगे सर ये यूनिवर्सिटी में और डीम्ड यूनिवर्सिटी में फर्क क्या होता है? लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इलाहाबाद में एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है श्वार्ट्स, सैम हिगनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंसेज. अभी इसमें बड़ा फ्रॉड वगैरह चल रहा था. दिस इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी. सर दोनों में फर्क क्या है? प्रॉपर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को एफिलिएशन दे सकती है, बट डीम्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने कैंपस तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, वो किसी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दे सकती. दिस इज द प्रैक्टिकल डिफरेंस. समझ में आया कि नहीं आया? टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस आर दिस मेनी. पुराना डेटा बच्चों नया पढ़ लीजिएगा. और इंडिया में इन सारी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है यूजीसी, और इनका सिलेबस डिसाइड करता है AICTE. So AICTE is children academic controller and UGC is administrative controller. किस यूनिवर्सिटी को कितने पैसे चाहिए, यूनिवर्सिटी का क्या हिसाब किताब है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, ये सब कौन देखेगा? यूजीसी. कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, पढ़ाई लिखाई क्या होगी, ये सब कौन देखेगा? AICTE. ओके. वोकेशनलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ पीपल रिमेंबर, मैंने क्लास 11th में कुछ सेशंस कंडक्ट किए थे रिलेटेड टू फाइनेंशियल लिटरेसी. दिस इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. होप सो आपके स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स चलते होंगे लाइक फैशन स्टडीज, लाइक रिटेल, लाइक मार्केटिंग, लाइक फाइनेंशियल मार्केट्स, लाइक ब्यूटी एंड वेलनेस. ये सारे के सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको पढ़ने के बाद अ स्टूडेंट कैन फर्दर परस्यू एजुकेशन एज वेल एज अगर वो जॉब करना चाहता है तो उसको जॉब भी इजिली मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर वी इनकलकेट मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस ऑफ जॉब ओरिएंटेड लर्निंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज वोकेशनलाइजेशन. तो वोकेशनलाइजेशन एक ऐसा शब्द है जिसको पेरेंट्स बहुत खराब समझते थे. अरे बच्चा 11वीं 12वीं में जाएगा, काम सीखेगा, बड़ा कम पैसा कमाएगा. ये कुछ बेवकूफों की सोच है. आई हैव लाइव एग्जाम्पल चिल्ड्रन. आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बारे में शायद सुना होगा. ये क्या होता है सर? इट इज चिल्ड्रन क्लास 10 +2 +3 इयर्स का ग्रेजुएशन, 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन. ये पुराना सिस्टम ऑफ एजुकेशन है. बट एक दूसरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये है, यू पास क्लास 10th देन गो इनटू पॉलिटेक्निक. 3 इयर्स का आप एक डिप्लोमा प्रोग्राम करेंगे which will be equivalent to class 12th. I repeat, equivalent to class 12th. अब बच्चा कहेगा सर 12th क्लास तो मैं 10th के बाद 2 साल में पास कर लूंगा, यहाँ तो मेरे 13 साल लग गए. कोई प्रॉब्लम नहीं. आफ्टर दिस कॉलेजेस इन इंडिया, इवन IITs, they give you lateral entry. lateral entry क्या होती है सर? सीधे आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, आपको फर्स्ट ईयर बीटेक ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मैनी स्टूडेंट्स आई हैव ऑब्जर्व चिल्ड्रन जिन्होंने 10th क्लास के बाद सो कॉल्ड ऑटोमोबाइल डिप्लोमा का कोर्स किया, होंडा वालों ने इनको हायर कर लिया. एक मेरा पुराना स्टूडेंट था, तरुण गुप्ता नाम था उसका. उसने पढ़ाई तो लॉ की बट देयर आफ्टर ही वेंट इनटू कंसल्टिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट. तो उसका बड़ा भाई इसी चॉइस के साथ गया था, ICSE स्टूडेंट था वो. तो 10th के बाद उसने पॉलिटेक्निक में ऑटोमोबाइल डिप्लोमा किया, और ये मैं आपको कम से कम 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ.
एंड 3 लाख रुपीज पर एनम के पैकेज पे होंडा वालों ने, होंडा टू व्हीलर्स ने उसको जॉब दे दिया। 2 years ही वर्क विद होंडा। देन होंडा ने इसको बीटेक लेटरल एंट्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, कॉलेजेस होते हैं कंपनीज के साथ इनका टाइप होता है। जैसे अगर मैं NISM की बात करूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सेबी का इंस्टीट्यूट है ये, बैंक्स का इनके साथ टाइप है। इफ दे हैव 120 सीट्स इन अ कोर्स, 100 सीट एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगी, 20 सीट्स बैंक के जो एम्प्लॉइज होंगे वो रिकमेंडेड बेसिस पे आके यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो ICICI बैंक की मान लीजिए 3 सीट है, HDFC बैंक की 5 सीट्स हैं वगैरह वगैरह, तो उनके सीनियर एम्प्लॉइज यहाँ जाके पढ़ते हैं और कुछ बेटर सीख के आते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। तो ऐसे ही होंडा वगैरह का भी टाइप होता है इन यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ। 4 साल बच्चों उसने पार्ट टाइम बीटेक किया। पार्ट टाइम बीटेक का मतलब 3 दिन कॉलेज जाना है, 3 दिन कॉलेज नहीं जाना। इज दैट क्लियर? और लास्ट के 6 महीने तो कॉलेज जाना ही नहीं है। देन होंडा टू व्हीलर्स से होंडा CL कार्स जो 4 व्हीलर बनाती है इनका, उसमें आ गया एंड इसका सैलरी पैकेज वॉज 10 लाख प्लस चिल्ड्रन। सबसे बड़ा फायदा क्या है? बीटेक फ्री में हो गया, कोई पैसे खर्च ही नहीं हुए हमारे। प्लस क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर था तो आप चीजों को ज्यादा बेटर समझते हैं। तो जो बच्चा सब्जी लेने जाता है ना, उसकी मैथ्स में अर्थमेटिक बहुत तेज होती है, और जो सिर्फ गूगल पे करता है जनरली उसकी अर्थमेटिक उतनी तेज होती ही नहीं है, क्योंकि उसने तो बस क्लिक किया है, तो उसका क्लिक तेज है बस। प्रेजेंस ऑफ माइंड उस बच्चे का अच्छा होगा, कैलकुलेशन जरूरी नहीं कि उस बच्चे का अच्छा हो, इसलिए सब्जी खरीदना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? वोकेशनलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया? बट अगर आपके पेरेंट्स कोई बोले कि भाई 9th क्लास तक बच्चे ने पढ़ लिया, 10th का एग्जाम दे दिया, अब चलो अगर कॉमर्स पढ़ना है तो पहले 6 महीना एमवे, हर्बल लाइफ, बैंक, पोस्ट ऑफिस, यहां पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, यहां पे काम सीखना पड़ेगा, तब कॉमर्स स्ट्रीम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, वरना पढ़ाई नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर और नॉट? बायो पढ़नी है, पहले 6 महीना हॉस्पिटल में जाओ, एक कोर्स करके आओ, फर्स्ट एड वगैरह आप कैसे दोगे समझो, तो पढ़ने क्या जा रहे हो। इंजीनियरिंग करनी है किस स्ट्रीम में, कल को जाइए पहले फैक्ट्री में 6 महीना ट्रेनिंग लेके आइए, तब बच्चे को इंपॉर्टेंस समझ में आएगी पढ़ाई की। वो एक आपने वीडियो देखा होगा जिसमें एक बच्चा कह रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसका पिता कहता है चल तू खेत में काम कर मेरे साथ। जब वो हल पे काम करता है, नहीं कह रहा मैं स्कूल ही जा रहा हूँ, वहां पे मेहनत काम है मेरी। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन एजुकेशन सिस्टम। बच्चों को लगता है स्कूल चले आए, पापा में फीस तो देने, करो मौज, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी ये वोकेशनल का बहुत ही ज्यादा सो कॉल्ड स्टैंडर्ड बढ़ गया चिल्ड्रन। टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। सो व्हाट इज टेक्निकल एजुकेशन? ये मैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात कर रहा था ना, व्हाई दे हैव गॉन अप, क्योंकि जो बीटेक कर लेता है ना, वो कहता है भाई कम से कम 1 लाख रुपए महीना की सैलरी मिलेगी तब तो मैं नौकरी करूंगा। ये डिप्लोमा वाला क्या कह रहा है, 25,000 भी मिलेगा तो चले, क्या समस्या, कौन हमने 10 लाख खर्च किया अपनी पढ़ाई पे, 20 लाख खर्च किया है। तो पॉलिटेक्निक वाला इस मामले में ज्यादा तरक्की कर जाता है। 3400 रिकग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसमें से काफी बंद होने की कगार में है। एडमिशन कैपेसिटी इनकी 15 लाख स्टूडेंट्स की है चिल्ड्रन। बट क्या मेडिकल में कोई भी अनएम्प्लॉयड रहता है? क्योंकि मेडिकल की डिमांड सप्लाई वेल एडजस्टेड है। आई रिपीट चिल्ड्रन, डिमांड सप्लाई वेल एडजस्टेड है, वेर एज इंजीनियरिंग की डिमांड सप्लाई वेल एडजस्टेड है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इवन अगर मैं आपको हरियाणा स्टेट का एग्जाम्पल दूं, क्लास 12th में एक पर्टिकुलर ईयर में चिल्ड्रन टोटल 49,000 स्टूडेंट्स वर रजिस्टर्ड, और वहां के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 75,000 सीट्स थी। 49,000 पूरे क्लास 12th में थे पूरे, इसमें साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल सब रहे होंगे, और सिर्फ इंजीनियरिंग की सीट्स 75,000। मैक्सिमम कॉलेजेस आर अप्लाइंग टू UGC एंड AICT। भाई अपना एफिलिएशन वापस ले लो, हमको इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने में कोई शौक नहीं है। क्यों? कूड़े की तरह स्टूडेंट, सुपर कूड़े की तरह टीचर्स, सिर्फ किताब पढ़ा देते हैं, टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड होता ही नहीं है। मार्केटिंग की क्लास चल रही है, नेगोशिएशन स्किल्स विद द बायर सिखाना है, क्या प्रोफेसर पढ़ा लेगा आपको प्रैक्टिकली क्लास के अंदर? जीरो। 100 रुपए देकर सब्जी मंडी भेज दो, 150 रुपए का ऑर्डर लिखवा दो, तो 150 की सब्जी 100 में अगर आप खरीद लाए, यू आर अ गुड नेगोशिएटर। समझ में आ गया? तो मेनी थिंग्स आर देयर जो क्लास में पढ़ाई ही नहीं जा सकती चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा सकती। और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में टीचर ऐसे रीडिंग करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है बेसिकली, तो इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं बर्बाद करता है, फालतू है, ये आप गूगल करेंगे। IIT, ARI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, NPL, NCL, IEG, नाम ही नहीं सुना। 10 लोग ने MBA कर लिया, हम भी MBA कर लेंगे, सिंपल एज दैट।
तो काफी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, उन लोग को अरे एग्रीकल्चर में क्या रखा है, अरे एकदम बेकार है। गवर्नमेंट, अदर इंटरनेशनल एसोसिएशंस, उन्हें लोग चाहिए इस सेक्टर में काम करने वाले, और उनको लोग मिल ही नहीं रहे हैं। गॉट इट क्लियर? बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए। एमएससी इन स्टैटिस्टिकल साइंसेस, डेटा एनालिटिक्स की पढ़ाई कर लीजिए। हर कंपनी में डेटा एनालिटिक्स की जरूरत है। नहीं समझ में आई बात? आप जब गूगल पे सर्च करते हैं 10 मिनट बाद वही चीज हर जगह नजर आती है ना, तो आपका डेटा बेचा जाता है और जो आपकी पसंद होती है आपको वही दिखाया जाता है। तो इसके कोडर्स हैं, इसके प्रोग्रामर्स हैं, इसके रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। लोग कह रहे नहीं वही एमबीए कर लें, बीटेक कर लें, काम खत्म। तो वो सब चीजें तो अब कन्वेंशनल हो गई हैं। 617 कम्युनिटी पॉलिटेक्निक्स लोगों ने मिलकर जो खोली है चिल्ड्रन। रूरल एजुकेशन, NRHEC, नेशनल काउंसिल, सॉरी रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल। गांव वगैरह में पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। 14 रूरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेट अप। बच्चों आपने इसका नाम सुना है, एकलव्य? एकलव्य का नाम सुना है? अरे नहीं सुना? द्रोणाचार्य के शिष्य थे भाई, जिन्होंने आर्चरी सीखी थी सिर्फ उनको देखकर। तो अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक एकलव्य का रिक्रूटमेंट एग्जाम है। जो टीचर्स इस एग्जाम के थ्रू रिक्रूट होंगे वो ट्राइबल एरियाज में जाके पढ़ाएंगे। सर पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे मनी टू NRHEC, NRHEC विल पे मनी टू CBSE, CBSE विल पे मनी टू द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एंड फ्रॉम दैट मनी टीचर्स को सैलरी दी जाएगी। सुनाई पड़ गई बात सबको? सबको बात सुनाई पड़ गई? अभी इंडिया में एग्जाम होने वाला है, एक 17 को, एक 16 को, एक 23 को है एकलव्य एग्जाम, ट्राइबल सेक्टर्स के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने के लिए। अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, हमारी कंट्री में सोचा जाता है भाई लड़की है इसकी तो कल को शादी हो जाएगी, इसे पढ़ा के क्या करेंगे। अरे एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा, घर में सो कॉल्ड बच्चों को भी पढ़ा देगी। आपके घर में, आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए चिल्ड्रन, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब पापा एंड मम्मी, ज्यादा आपको किसने पढ़ाया पिछले 10-15 सालों में? मम्मी ने। सर मार भी वही ज्यादा दी है। अरे भाई बेनिफिट और रिवॉर्ड तो साथ साथ मिलता है ना, कॉस्ट और रिवॉर्ड। तो मम्मी ने आपको ज्यादा पढ़ाया, पापा ने आपको ज्यादा क्यों नहीं पढ़ाया? क्या पापा पढ़े लिखे नहीं थे? नो, वो व्यस्त थे परिवार के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो हु गेव टाइम टू एजुकेट यू? मम्मी। समझ में आ गया? तो कहते हैं ना, एक फीमेल पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा हो जाता है। मेल के पढ़ने से वो पढ़ा सकता है अपने बच्चों को, नहीं दूसरों बच्चों को। सो नेशनल लिटरेसी मिशन भी सेटअप किया गया था 1988 में। 1976 में फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए थे। सो विमेन एजुकेशन काउंसिल इज देयर चिल्ड्रन, और इस काउंसिल के थ्रू काफी इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। साक्षर भारत इसमें से एक प्रोग्राम था, जिसमें यह देखा गया कि भाई जितने भी लोग 15 साल या उससे ऊपर के हैं, लगभग 11 करोड़ लोगों को नोटिफाई किया गया, और इन सबको इलिटरेट से क्या बनाना था? सुपर लिटरेट बनाना था बेसिकली। बट अगेन चिल्ड्रन, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पैसा आता है लोगों के फायदे के लिए कम, और बीच के जो लोग होते हैं उनके फायदे के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। सो हु स्पेंड्स हाउ मच ऑन एजुकेशन, ये डेटा आपके लिए बहुत मजेदार है। स्टेट गवर्नमेंट चिल्ड्रन टोटल बजट का 10 से 30%, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने 6 थोड़ा ज्यादा बता दिया, 3% है। तो स्टेट और सेंटर मिला के 80 से 90%, जिसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। पेरेंट्स 4 से 5%, प्राइवेट स्कूल्स जो बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, 7%, एंड अदर बॉडीज हु गिव डोनेशन टू टीच दीज पुअर पीपल आर ओनली 3%. So still education is a challenging proposition. 96.5% students are school goers. They are not school goers. They are midday meal food eaters. स्कूल जाके करते क्या है? सीनियर क्लासेस वाले तो प्राइवेट स्कूल में क्लास बंक मारते। समझ में आ गया? 10 दिन पहले काम दे दीजिए, वो क्लास में ही फाइल बनती रहती है। तो अल्टीमेटली पढ़ना लिखना नहीं है, पबजी खेलना है दिन भर। तो स्कूल जाने से भी कोई फायदा नहीं है अगर आप इफेक्टिवली पढ़ नहीं रहे हैं। दैट इज वाई सक्सेस रेट इज ओनली 3 to 5%। बाकी सब मौज कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, चलिए करने दीजिए। चाइल्ड रिलीफ एंड यू चिल्ड्रन, सॉरी चाइल्ड राइट्स एंड यू, क्राई इज एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप इसका कोई कार्ड खरीदते हैं, ग्रीटिंग कार्ड, तो इस कार्ड की परचेज के कुछ पैसे
इस ऑर्गेनाइजेशन को दान में दे दिए जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बच्चों को जो स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, गरीब बच्चे चिल्ड्रन, उनको सो कॉल्ड हेल्प करती है। समझे इस बात को? पक्का? एनी डाउट्स ऑन दिस? चलिए थोड़ा सा इसको फिनिश ही कर देते हैं तो चैप्टर विल गेट ओवर। सो this along with the following facts make education a still challenging proposition. आप इस पॉइंट को एक पॉइंट से और भी पढ़ सकते हैं, demerits of the policies and plans launched by the government. Large number of illiterate people still exist in the country. यहाँ पे नंबर कितना चल रहा है? ये ऑन रिकॉर्ड है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपके स्कूल में भी जो स्कूल तो जाते हैं बट पढ़ते लिखते बिल्कुल नहीं है, दे आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ, मेरे ओपिनियन में, इलिटरेट। इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन, आप में से शायद एक ही दो बच्चे होंगे जिन्होंने कभी सुना भी होगा कि वोकेशनल एजुकेशन इस तरह की कोई पढ़ाई होती है। और अगर मैं आपको बता भी दूं कि आप 12th क्लास के बाद मार्केटिंग डिप्लोमा करने जाएंगे, आप एक बार हाँ बोल भी दें, अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी है, आपके घर वाले आपको ये काम करने ही नहीं देंगे। आप ये बोल दीजिए कि मैं जा रहा हूं बॉलीवुड में डायरेक्शन सीखने, मेरे को डायरेक्टर बनना है, पापा 2 झापड़ मार घर में बैठा देंगे। गॉट इट क्लियर? किसी जमाने में डांसर्स को नचनिया बुलाता था, और आजकल देखिए कितना बढ़िया प्रोग्राम है उनका भी, इंडिया गॉट टैलेंट में लोग आते हैं। समझ में आ गया? तो लोगों की सोच भी बड़ी इंडिया में गिरी हुई है। जेंडर बायस, लड़का है तो बहुत पढ़ाएंगे, क्यों? बहू पढ़ी लिखी मिलेगी, दहेज आएगा, लड़की है तो कम से कम पढ़ाएंगे। क्या ये सही बात है? नो। अगर आपको ऐसा कोई मिले कि जो गर्ल एजुकेशन के अगेंस्ट है, बस मम्मी का दुपट्टा लेकर गले में लपेट कर सागर मंथन कर दीजिएगा, उसका सारा विष निकल जाएगा उसके अंदर से, और पुनर्जन्म में वो अमृत के नाम से पैदा होगा। ओके। लो रूरल एक्सेस लेवल, अब थोड़ा बढ़ गया है, बट स्टिल चिल्ड्रन मेनी प्लेसेस आर देयर फार ऑफ सबर्ब्स वगैरह में, जहां पे आज भी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, बच्चों शिव नादर जी का नाम सुना है आपने? शिव नादर नहीं सुना? एक तो जीके बड़ी पुअर है। HCL का नाम सुना है? आंसर, इन्हीं की कंपनी है। और विद्याधन के नाम से एक ये स्कूल चलाते हैं, मतलब एक स्कूल इन द सेंस ढेर सारे स्कूल चलाते हैं कंट्री में, और वहां पे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, और बहुत अच्छी अच्छी जगह, वेल प्लेस्ड है। प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? चलिए, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन, हाँ आ तो गया 6%। वही मैं सोच रहा था मेरा डेटा गलत कैसे हो सकता है। लगभग 6% के आसपास सरकार एजुकेशन पे खर्च करती है। अंडरस्टैंडिंग? तो आप गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते। आप में से शायद ही कोई होगा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे लेवल ऑफ एजुकेशन जो है, सिलेबस तो वही है, बट क्वालिटी आपको वो नहीं मिल पाएगी। तो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? कंफर्म? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।